हाँ जी, हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से मैं आप सब लोगों का वेलकम करता हूं लक्ष्य जेई 2026 बैच में। हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं और आज इसका लेक्चर नंबर 2 है। बताइए कैसे हैं सब लोग? सब बढ़िया हो, जोरदार हो, एकदम जबरदस्त हो? वेरी गुड इवनिंग, नमस्कार आप सब लोगों को। नमस्कार नमस्कार। फटाफट बताओ भाई, क्या हाल चाल है सबके? सब बढ़िया, जोरदार, एकदम मस्त। हाँ जी, गुड इवनिंग। रिवीजन करके आए हो? लास्ट क्लास में जो पढ़ाया अच्छे से पढ़ के आए हो? यस। हाँ जी, पक्का। हाँ भाई, इंडिया जीत गया यार मैच। आज जितवा ही दिया तुम लोगों ने, मतलब है थोड़ी बहुत लाज रख ही ली आज तुमने फिर, है ना? हम्म। और बताओ। हाँ जी, बहुत बढ़िया। नहीं कर गया रिवाइज? ये नो वाला कौन है बे? हैं, ये नो वाला कौन था भाई? पक्का कर गया हो? क्या बात है, एकदम जबरदस्त, है ना? हाँ हाँ। अब देखो, लाज बचाने वाले भी वही लोग हैं, है ना? वही पुराने लोग, है ना, जिनके पीछे पड़ा है मैनेजमेंट की कब इनको भगाए टीम से। नहीं क्या? ऐसे ही है भैया, देख रहे हो आप लोग, है ना? जब जरूरत खत्म इंसान से ना, तो बस उसको ऐसे ऐसे हटा दिया जाता है ना, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करता हो जैसे, है ना? रोहित शर्मा ने सब कुछ किया, मतलब कितनी अच्छी कैप्टेंसी करी, सब कुछ बढ़िया जिताया करा, इतने सारे आईसीसी इवेंट जीते उस उनकी कैप्टेंसी में, है ना? और लास्ट में बोले कि आप भागो, है ना? ऐसे ही दुनिया में बहुत मतलबी है भाई, यहाँ से सीखो, मतलब, है ना? जब तक आपकी जरूरत है सर आंखों पे बिठाया जाएगा आप लोगों को, और जिस दिन आपकी जरूरत खत्म हुई उस दिन हम्म हम्म। तो हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने बहुत बढ़िया और शानदार चीजें पढ़ी थी। आज उसी चीज को हम लोग कंटिन्यू करेंगे, और कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, डेंसिटी हो गया, जैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी हो गया, उसको हम लोग आज देखने वाले हैं। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे। आज हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। यस, हम लोग अलॉय फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, है ना? ये आज का अपना टॉपिक है। और डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, जैसा आप लोगों को पता है कि प्योरली, ये भी प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है ना? प्योरली थ्योरेटिकल टॉपिक है। और कल वाली जो आज वाली जो क्लास रहेगी ना, उसमें जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है, यस, ये हो सकता है ये लगे कि आपको थोड़ा सा अलग सा पोर्शन है, थोड़ा सा मुश्किल पोर्शन है, लेकिन ये आयनाइजेशन एंथैल्पी क्लास 11th में आप लोगों को पढ़ाई जा चुकी है ना? एक बार इसका रिवीजन हो जाएगा जब हम लोग यहां पढ़ेंगे। बाकी ये जितनी भी चीजें हैं ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। तो आज की क्लास कोई बहुत ज्यादा हैवी नहीं रहने वाली है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, है ना? यस। हाँ। कर दें स्टार्ट अगर आप लोग कहो तो। कोहली ठीक है यार, है ना? फॉर्म, वो सुना है तुम लोगों ने कि फॉर्म इज परमानेंट बट द क्लास इज, फॉर्म इज टेम्परेरी बट द क्लास इज परमानेंट, है ना? तो 2 डक ठीक है, कोई बात नहीं, है ना? विराट कोहली शायद अपने करियर में पहली बार लगातार 2 डक पे आउट हुए। कोई बात नहीं, इस मैच में दिखा दिया कि भैया हाँ ठीक है ना? अभी हम में बहुत कुछ बाकी है ना? इंसान का बुरा टाइम सबके साथ आता है। बुरा टाइम आना, मतलब ठीक है, उसको रोक नहीं सकते, लेकिन आप इस बुरे टाइम में कैसे अपने आप को संभालते हो और उस बुरे टाइम से कैसे बाहर निकलते हो, सबसे बड़ी चीज यही है ना? और वही बंदा ऐसे बुरे टाइम से जल्दी बाहर निकल पाता है जो मेंटली स्ट्रांग होता है ना? जिसने ऐसे सिचुएशंस फेस की हुई होती है ना। वो कहावत सुनी कि सावन के गधे को सब कुछ हरा हरा दिखता है। जब तक उसको हरा हरा दिखता रहेगा ना, उसको लगेगा दुनिया ऐसी है। अगर उसने कुछ मुश्किलें अपनी लाइफ में नहीं झेली है ना, तो फिर जिस दिन एकदम से मुश्किल आएगी उस दिन उसको वो टूट जाएगा, है ना? फिर उसको उस सिचुएशन से बाहर आने में टाइम लगेगा। तो
ऐसा ही है, ऊपर नीचे ग्राफ जो है वो चलता रहता है जीवन में, कभी अच्छा रहेगा टाइम, कभी बुरा रहेगा, है ना। मैं तो हमेशा यही कहता हूं कि अच्छा टाइम चल रहा है उस समय खूब सारी मेहनत करो, बहुत सारे काम निकाल लो अपने, जब तक अच्छा टाइम चल रहा है ना। और जब बुरा टाइम चल रहा हो तो बस शांति से बैठ के और मेहनत करते जाओ, और उस बुरे को कोशिश करो कि जल्दी अच्छा कन्वर्ट करने की, है ना। यस, तो करते हैं हम लोग स्टार्टअप, डेंसिटी वगैरह देख लेते हैं, है ना। हाँ हाँ, बॉम्बे डक तो तुम समझ ही गए हो आप लोग। यस, तो हम लोग आज बात करने वाले हैं बेटा, देखो लास्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास में हम लोगों ने साइज की बात करी थी, याद है तुम्हें। लास्ट क्लास में मैंने आपको एटॉमिक रेडियस पढ़ाया था, है ना। सबसे जो लास्ट टॉपिक था वो एटॉमिक रेडियस का था, और इस एटॉमिक रेडियस में हमने ये बात करा था कि एक किसी भी पीरियड में जब हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो पहले साइज जो था वो डिक्रीज कर रहा था, यस, फिर उसके बाद लगभग साइज सेम रहता, और फिर उसके बाद कॉपर और जिंक में साइज जो था वो इंक्रीज कर गया था, है ना, याद है ना आप लोगों को। फिर हमने ये कहा था कि जो 4D सीरीज एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो साइज होती है वो 3D से ज्यादा होती है, लेकिन फिर हमने ये लिखा था कि 4D और 5D सीरीज एलिमेंट्स की जो साइज होती है वो लगभग सेम होती है बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो यहां तक हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, है ना। और अगर आपको ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और ये सारी चीजें क्लियर है ना, तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं आपको आयनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह सीखने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। और मैं आपसे कह ही रहा था कि आप लोग आयनाइजेशन एंथैल्पी आपको रिवाइज करके आनी है, एक बार फटाफट से बताओ देखें। हाँ, कितने बच्चे ऐसे हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी रिवाइज करके आए, जल्दी बताइए। यस, कितने लोग ऐसे हैं जो आयनाइजेशन एंथैल्पी को रिवाइज करके आए हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से, कितने लोग हैं ऐसे। क्योंकि अगर आप लोग रिवाइज करके आए हो ना तो आज मेरे लिए जो काम है बहुत ही आसान हो जाने वाला है। कितने लोग हैं जो रिवाइज करके आए, पक्का पढ़ के आए हो, पक्का। ठीक है, काफी सारे बच्चे हैं जो पढ़ने लिखने वाले हैं। एक्चुअली इस क्लास में भी मुझे लगता है कि मैक्सिमम लोग वही हैं जो पढ़ने आए हैं, है ना। क्लास में जो चैट चलती है उसके हिसाब से और जो परसेंटेज मुझे दिखता है अटेंडेंस का उसके हिसाब से मुझे लगता है कि जो क्लास में सिर्फ वही बच्चा पढ़ा है, तो जो जो बचा हुआ है जो जो पढ़ाई करने वाला है ना। हाँ, बहुतों ने तो हिम्मत हार ली होगी अब तक। यस, आइए सर। तो अगर मैं सबसे पहले डेंसिटी की बात करते हैं ना हम लोग, किसकी बात करेंगे, डेंसिटी की। एक बात तो मुझे बताओ, अभी हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब भी हम लोग किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, है ना, जब भी किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जो एक जनरल ट्रेंड है वो ये कहता है कि मास तो बढ़ता है लेफ्ट टू राइट जाने पर, बोलो एटॉमिक मास तो बढ़ ही रहा है सर, और सर जो साइज होती है वो डिक्रीज करती है। जनरल ट्रेंड ये कहता है चलो ठीक है, साइज डिक्रीज करेगी, फिर एक बार के लिए वो हो जाएगी कि साइज होती है वो लगभग सेम होगी, लेकिन स्टिल मास तो बढ़ ही रहा है। यस, साइज जो है वो डिक्रीज कर रही है, मतलब रेडियस डिक्रीज कर रही है। तो मुझे एक बात बताओ, जो डेंसिटी होती है आप लोगों की, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है सर, डेंसिटी होती है मास बाय वॉल्यूम। यस, जब आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो तो जो 1 मोल का मास है, मान लो मोलर मास की अगर मैं बात करूं तो सर वो मोलर मास तो बढ़ रहा है, और सर जो रेडियस है वो डिक्रीज कर रही है, रेडियस डिक्रीज कर रही है, इसका मतलब वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है। और अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो मुझे एक बात बताइए, डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा। तो आप लोग बोलोगे सर डेंसिटी जो है वो इंक्रीज करेगी। क्या मैं सही कह रहा हूं क्या, ज्यादा बोलना पड़ेगा। अरे भाई, लेफ्ट टू राइट जाते हो जब आप लोग, तो सर वॉल्यूम जो है, साइज जो है वो डिक्रीज कर रही है, साइज डिक्रीज करने का मतलब जो वॉल्यूम है सर वो भी डिक्रीज करेगा, और अगर वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो मैं ऐसे कह सकता हूं डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है। यस, डेंसिटी जो है वो इंक्रीज कर रही है, लेफ्ट टू राइट जाने पर जो डेंसिटी होगी वो इंक्रीज करेगी। हाँ सर, बात तो आप सही कह रहे हो सर, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली चीज नहीं है। देखो ये लिखा है कि द डिक्रीज इन मेटालिक रेडियस, है ना, लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज कर रही है, मतलब रेडियस डिक्रीज कर रही है, एंड इंक्रीज इन एटॉमिक मास, मास भी इंक्रीज कर रहा है, रिजल्ट्स इन जनरल इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ दीज एलिमेंट्स, है ना। जनरल डेंसिटी जो है वो लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल ट्रेंड यही कहता है कि जो डेंसिटी है वो इंक्रीज करेगी। तो मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछूं कि मिनिमम डेंसिटी इन 3D सीरीज, यस, अगर मान लीजिए आपसे कोई ये पूछे कि बेटा बता जो 3D सीरीज है उसमें मिनिमम डेंसिटी कितनी है, मिनिमम डेंसिटी किसकी है, तो आप लोग किसकी बोलोगे। यस, आप लोग किसकी बोलोगे, मिनिमम किसकी बोलोगे, और जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किसकी बोलोगे, जल्दी से बताओ जरा। मिनिमम डेंसिटी किसकी बोलोगे और मैक्सिमम डेंसिटी किसकी बोलोगे। हाँ, क्या लगता है, आप मिनिमम डेंसिटी किसकी बोलोगे और मैक्सिमम डेंसिटी किसकी बोलोगे 3D सीरीज में। थोड़ा सा दिमाग लगा के बताना, है ना, एकदम से मत बोल देना कुछ भी। यस, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे, है ना, मुझे पता था तुम लोग यही बोलोगे।
सर जो मिनिमम डेंसिटी है वो स्कैंडियम की है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और सर जो मैक्सिमम डेंसिटी होनी चाहिए, जब हम लोग कह रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जाने पर सर डेंसिटी बढ़ रही है, इसका मतलब जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो जिंक की होनी चाहिए। लेकिन आपको जानकर बहुत बड़ी खुशी होगी कि जिंक की नहीं होती, जो मैक्सिमम डेंसिटी है वो किसकी होती है, कॉपर की होती है। अरे सर ये कैसे हो गया? मैंने कहा यार कैसी बात कर रहा है, इसका जवाब तेरे पास है। मैंने तुझे लास्ट क्लास में बताया नहीं था क्या कि जब तूने रेडियस और एटॉमिक नंबर का जब तूने ग्राफ बनाया था तो रेडियस लास्ट में जाके बढ़ जाती थी ना। जो जिंक की रेडियस थी, तुझे याद है जिंक की रेडियस कॉपर से ज्यादा होती थी, और अगर रेडियस ज्यादा है मतलब वॉल्यूम ज्यादा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा तो डेंसिटी ज्यादा, डेंसिटी कम हो जाएगी। मेरी बात समझे क्या? हाँ सर बात तो सही कह रहे हो सर आप, है ना, क्योंकि लास्ट में जो जिंक है उसकी साइज बढ़ जाती थी, वॉल्यूम ज्यादा हो जाता था, वॉल्यूम ज्यादा हो जाने से उसकी जो डेंसिटी है वो कॉपर से कम हो जाती है। ध्यान रखना इस बात का, है ना, तो गलत मत कर देना। यस, गलत मत कर देना। यस यस, है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो चलो फिर डन लिखो इस चीज पे, अगर ये नोट कर लो तो, है ना, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। यस, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। नहीं, मास इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल इंक्रीज कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। मास इंक्रीज कर रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो वॉल्यूम है वो उसका इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा है। और जब मैं कहता हूं कि जो डेंसिटी है वो कॉपर की ज्यादा हो गई है जिंक से, इसका मतलब मास वाला जो फैक्टर है वो कम है डोमिनेटिंग, और जो रेडियस बढ़ने वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है ना। तो ये चीज थोड़ी सी सोचनी पड़ेगी भाई, ध्यान रखना पड़ेगा मतलब। और मेरे हिसाब से ये चीज देखो यहाँ एक पेज पे लिखा हुआ भी होगा, देखिए ये लिखा हुआ है ना, जो डेंसिटी ऑफ कॉपर है सर वो डेंसिटी ऑफ जिंक से ज्यादा होता है ना। और उसका रीजन हम लोगों ने पढ़ लिया कि जो जिंक है सर उसकी साइज बड़ी होती है ना, साइज बढ़ गया तो सर इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाएगा, और वॉल्यूम इंक्रीज कर गया तो इसकी जो डेंसिटी है वो डिक्रीज कर जाएगी सर, है ना। इस वजह से कॉपर की जो डेंसिटी होती है सर वो जिंक से ज्यादा होती है। बाकी कोई लफड़ा नहीं है ना, बाकी आप डेंसिटी में बोल सकते हो लेफ्ट टू राइट जाने पर जनरल इंक्रीज है डेंसिटी में। लास्ट में ध्यान रख लेना कॉपर की ज्यादा होगी और जिंक की कम होगी, बस। यस, डन है, आगे चलें। तो ये एक और प्रॉपर्टी हम लोगों ने देख ली डेंसिटी, और डेंसिटी के बाद एक क्वेश्चन कर लेते हैं जी, आइए एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर। यस, एक क्वेश्चन कर लेते हैं सर। हाँ, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कहता है कि व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू देयर डेंसिटी। आपको डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है, और आपके सामने 2021 जेईई मेंस का मैंने क्वेश्चन प्रस्तुत किया है, आपको डेंसिटी का करेक्ट ऑर्डर बताना है। व्हाट इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डेंसिटी? यस, है ना सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं है अरे सर इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, देखो इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो लिया। यस, क्वेश्चन सर ऐसे ही खत्म हो लिया। देखो देखो, अभी 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 मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि क्रोमियम, Mn, Fe, CO ये वाले एलिमेंट दे रखे हैं, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, और अगर इंक्रीज कर रहा है इसका मतलब Fe जो है उससे ज्यादा डेंसिटी होगी CO की, और जो क्रोमियम है उसका डेंसिटी Fe से कम होना चाहिए। देखो यहां पर क्रोमियम का डेंसिटी मैक्सिमम दे रखा है, तो गड़बड़ है। यहां देखो जिंक का डेंसिटी कॉपर से ज्यादा दे रखा है, सर ये भी गड़बड़ है। यस, और यहां देखो जो कॉपर है उससे ज्यादा डेंसिटी Fe की दे रखी है, सर ये भी गड़बड़ है। सर एक ही ऑप्शन बचता है, सर एक ही ऑप्शन ऐसा बचता है जो डेंसिटी का जो हमारा ऑर्डर है वो उसको सही साबित करता है ना। और अभी मेरे से एक बच्चा कह रहा था कि सर जिंक का जो मास है वो भी बढ़ रहा है। आप ये देखो कि वॉल्यूम बढ़ने से जिंक की जो डेंसिटी है वो कितनी कम हो चुकी है, कि जिंक की डेंसिटी क्रोमियम से भी कम हो चुकी है। देखो आप समझ रहे हो आप लोग, वॉल्यूम बढ़ने का जो इफेक्ट है वो कितना भयंकर है, डोमिनेटिंग। क्यों? क्योंकि जब रेडियस में हल्का सा भी इफेक्ट आएगा ना, तो जो वॉल्यूम है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है सर 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है वॉल्यूम का। अगर रेडियस हल्की भी बढ़ती है तो वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 इतना बढ़ता है। रेडियस में इफेक्ट अगर थोड़ा सा भी आएगा ना, तो जो हमारा वॉल्यूम है उसमें इफेक्ट बहुत ज्यादा आएगा, और वॉल्यूम में अगर बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा तो जो डेंसिटी है उसमें भी बहुत ज्यादा इफेक्ट आएगा। तो जिंक का रेडियस हल्का सा बढ़ा, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि आर की पावर क्यूब है इसलिए, है ना। तो वॉल्यूम जब ज्यादा बढ़ा तो सर इसकी डेंसिटी काफी कम होगी, और डेंसिटी इतनी कम होगी कि देखो क्रोमियम से भी पीछे जा चुका है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को? यस, ठीक है क्या? बहुत बढ़िया,
वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। तो आ जाइए साहब, अब हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं, और जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है उसका नाम है आयोनाइजेशन एंथैल्पी। बताओ जरा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वापस से वही, अगर कोई आपसे जनरल ट्रेंड पूछे तो आप क्या बोलोगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी का? अगर कोई आपसे जनरल ट्रेंड पूछे तो आप लोग क्या बोलोगे? यस, अगर कोई आपसे जनरल ट्रेंड पूछे, एक बार के लिए हम लोग, भाई जनरल ट्रेंड फॉलो तो नहीं होता, लेकिन फिर भी लिखने में क्या जा रहा है हमारा, है ना भाई, लिखने में क्या जा रहा है? जनरल ट्रेंड ये कहता है, जनरल ट्रेंड ये कहता है कि सर अगर हम लोग एक पर्टिकुलर, मान लो किसी भी सीरीज की बात कर लें, चाहे वो 3D सीरीज हो, चाहे वो 4D सीरीज हो, चाहे वो 5D सीरीज हो, किसी भी सीरीज में अगर हम लोग लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एक जनरल ट्रेंड ये कहता है कि जो साइज होती है वो डिक्रीज करती है ना, और अगर साइज डिक्रीज करता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो सर हमारी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बढ़नी चाहिए सर। एक जनरल ट्रेंड ये कहता है ना, जनरल ट्रेंड ये कहता है। और अगर मैं नीचे जाता हूं, डाउन द ग्रुप जाता हूं, डाउन द ग्रुप जाने पर क्योंकि साइज बढ़ता है, और अगर साइज बढ़ेगा तो सर आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज करनी चाहिए। जनरल ट्रेंड हमारा ये कहता है सर, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, ये हम लोग शुरू से ये चीज पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट में, और मेरे से अगर कोई पूछे कि आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D और 4D सीरीज एलिमेंट्स, आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D और आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D सीरीज एलिमेंट्स, किसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी, तो आप क्या जवाब दोगे उसको? 3D और 4D सीरीज एलिमेंट्स में से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, आप क्या जवाब दोगे उसको? हां जी, क्या बोलोगे? किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी 3D और 4D में ज्यादा होना चाहिए? अरे सर 4D की साइज बड़ी है सर, कैसी बात कर रहे हो? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 4D की साइज 3D से बड़ी होती है, और अगर साइज बड़ी है तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कम होगी। सर इसमें पूछने की क्या बात है? 3D सीरीज के जो एलिमेंट्स होते हैं, एक पर्टिकुलर ग्रुप में 3D सीरीज एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D सीरीज एलिमेंट्स से ज्यादा होती है। सर इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना सर, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन फिर मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा एक बात बता, अगर मैं तेरे से पूछूं आयनाइजेशन एंथैल्पी 4D और आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D, इसमें कंपेयर कर, 4D और 5D सीरीज के आयनाइजेशन एंथैल्पी इसमें कंपेयर कर रही, यहां पर किसके आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी? हां जी, क्या लगता है? अरे सर हमने देखो रेडियस पढ़ा था ना, रेडियस का ऑर्डर क्या था सर? रेडियस का ऑर्डर ये था कि 3D सीरीज की रेडियस सबसे कम थी, फिर उसके बाद 4D, और 4D और 5D की जो साइज थी लगभग बराबर थी। बोलो, अगर मैं आपसे आयनाइजेशन एंथैल्पी पूछूं तो आयनाइजेशन एंथैल्पी किसकी ज्यादा होगी? सर आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D सीरीज एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। भाई तुम रिवाइज तो बहुत कम बच्चे करके आए हो, ऐसा लग रहा है मुझे, हैं? ऐसा लग रहा है मुझे कि रिवाइज बहुत कम करके आए हो। अरे बेटा ऑलमोस्ट सेम तो रेडियस होती है, रेडियस सेम होती है, आयनाइजेशन एंथैल्पी सेम नहीं होती। आयनाइजेशन एंथैल्पी 5D सीरीज एलिमेंट्स की ज्यादा होती है। यस, 5D सीरीज एलिमेंट्स की ज्यादा होती है आयनाइजेशन एंथैल्पी। रीजन बताओ, रीजन तुम बता दो, क्या होगा इसका रीजन? हैं जी, इसका रीजन क्या होगा? अरे सर इसका रीजन यह है कि अगर मैं 5D सीरीज एलिमेंट की बात कर रहा हूं, इसका मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है? 5D में जा रहा है। लेकिन सर 5D में इलेक्ट्रॉन जाने से पहले किस में इलेक्ट्रॉन गया होगा? 4f में। 4f में 14 इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे, और लास्ट क्लास में ही हम लोग बात करके आए हैं कि सर ये जो 4f के 14 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनका शील्डिंग इफेक्ट वेरी पुअर होता है। अगर शील्डिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा पुअर है तो मुझे एक बात बताइए, ये 14 इलेक्ट्रॉन क्या इन 5D सीरीज वाले एलिमेंट्स को रिपेल कर पाएंगे क्या? आप बोलोगे सर नहीं कर पाएंगे, है ना, ये 14 इलेक्ट्रॉन इनको रिपेल करने से मना कर रहे हैं। और अगर रिपल्शन कम होगा, आउटर इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का अट्रैक्शन जितना आप सोच रहे हो उससे ज्यादा है, और अगर अट्रैक्शन ज्यादा है, उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, और इतनी ज्यादा देनी पड़ेगी कि उसकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो 4D सीरीज के आयनाइजेशन एंथैल्पी से भी ज्यादा हो जाती है। ये डेटा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यस, ठीक है ना, और तो इसका रीजन जो है वो वही रीजन रहेगा, सेम ही, है ना, रीजन बिल्कुल सेम रहेगा। आप बोलोगे साहब पुअर शील्डिंग, यस, किसकी? पुअर शील्डिंग ऑफ, ये हटा देते हैं, है ना, यहां पर इसको हटा देते हैं, पुअर शील्डिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन्स, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी आप इसको कह सकते हो, लेंथोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी इसको कह सकते हो। लेकिन सर एक बात बताइए, सर ये तो आपने कंपैरिजन किया 3D और 4D का,
यहां कंपैरिजन किया 4D और 5D का, अगर इन तीनों का आपस में कंपैरिजन करना हो तो ऑर्डर क्या होना चाहिए? अगर इन तीनों को आपस में मैं कंपेयर करूं तो आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है, जो आयनाइजेशन एनर्जी होती है, उसका ऑर्डर ये हो जाएगा कि 5D सीरीज एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एंथैल्पी सबसे ज्यादा, फिर 3D की और फिर 4D की। ये एक जनरल ऑर्डर है, ये एक जनरल ऑर्डर है, लेकिन इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, विद एक्सेप्शंस। विद एक्सेप्शंस, हाँ, विद एक्सेप्शंस मैंने यहां पर इंक्लूड कर दिया है ना, मैंने यहां पर लिख भी दिया है कि ये जो ऑर्डर है बहुत सारी जगह पर ये ऑर्डर फॉलो होगा, लेकिन कुछ जगह ऐसी होगी जहां पर ये ऑर्डर फॉलो नहीं होगा, 5D 3D 4D। अब हमें यह देखना है कि ये जो ऑर्डर है ये कहां कहां फॉलो नहीं होगा, और ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको वापस बिल्कुल स्ट्रेच से, अभी कोई बच्चा है ना, ज्ञानी महात्मा बोल रहे थे कि सर आप हमारे जो क्लास 11th के टॉपिक्स हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना, आपके पास टाइम होते हुए भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। तो मैंने कहा यार मैं कैसे नहीं ध्यान दे रहा हूं, मुझे एक बात बताओ, ऐसा कौन सा क्लास 11th का टॉपिक है जो मैं तुम्हें ऐसा लगा हो कि मैंने उसको बिना टच किए मैं आगे बढ़ गया हूं? है ऐसा कौन सा टॉपिक है, चलो बताओ आप मुझे। छोटे से छोटा टॉपिक भी अगर कोई क्लास 11th का आया है तो मैंने उसको डिटेल में ही समझाया है, मैंने ये मान के चला ही नहीं हूं मैं कि तुम्हें कुछ क्लास 11th का आता है, क्योंकि मुझे पता है तुम्हें कितना आता है ना। तो यार मतलब ऐसे तो यार तुम लोग मतलब वो ना करो यार, है ना। हाँ बताओ, अपनी नाकामी छुपाने के लिए साला मास्टर पे दोष मर देते हो तुम लोग, हैं। इतना हो जाए तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं, है ना। इतना नोट करो, फिर उसके बाद आगे चलते हैं हम लोग। यस, इतना नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। हो गया, डन है, बहुत बढ़िया सर। अगर ये इतना हो गया है ना, इतना अगर हो ही गया है तो हाँ, हम लोग एक्सेप्शंस की बात कर रहे थे, है ना। हमने कहा ना कि ये वाला ऑर्डर फॉलो होता है, लेकिन सर इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं। तो एक बार के लिए हम लोग एक्सेप्शंस देख लेते हैं कि वो एक्सेप्शंस कहां कहां आते हैं। सबसे जो पहला एक्सेप्शन आता है वो आता है ग्रुप नंबर 3 में, है ना। देखो ये ग्रुप नंबर 3 है। ग्रुप 3 में कौन कौन आता है सर? ग्रुप 3 में सबसे ऊपर आता है स्कैंडियम, हिट्रियम, लेंथेनम और एक्टिनियम, यही आता है। ये आपका 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये हमारा 4D सीरीज का एलिमेंट है, ये हमारा 5D सीरीज का एलिमेंट है, और ये हमारा 6D सीरीज का एलिमेंट है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इसमें जो ऑर्डर होता है वो ये होता है। सबसे जो पहला एक्सेप्शन है वो ग्रुप नंबर 3 में है। ग्रुप नंबर 3 में लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता, और अगर इफेक्ट नहीं है तो इसमें जो ऑर्डर होगा वो साइज के अकॉर्डिंग आएगा। इस वाले केस में डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगी, और अगर साइज बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। सर इसमें कोई पंगा नहीं है, सिंपल कहानी। यस, अरे बोलो। दादा बोलना पड़ेगा। यस, इसमें कोई एक्सेप्ट, ये तो बिल्कुल वही नॉर्मल ऑर्डर वो फॉलो कर रहा है। आपको अगर याद हो तो मैंने आपको ग्रुप नंबर 3 की रेडियस में भी यही ऑर्डर, ऐसा ही कुछ ऑर्डर बताया था। मैंने आपसे कहा था कि वहां पर जो एक्चुअल ऑर्डर फॉलो हो रहा है वो डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ेगी, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं है ना, वहां कोई एक्सेप्शन नहीं। एक्चुअली ये तो विदाउट एक्सेप्शन वाला चीज है। डाउन द ग्रुप जाने पर साइज बढ़ती है, और साइज बढ़ती है तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करती है। इसमें ये वाली चीज फॉलो हो रही है। लेकिन अब जो बाकी के जो ग्रुप्स हैं उनमें क्या होगा वो उसको जानने के लिए यहां पर मैं आपके सामने कुछ एलिमेंट्स लिखने चाहता हूं, है ना। तो ये 3D सीरीज के बाकी मैं एलिमेंट लिख रहा हूं। स्कैंडियम के बाद कौन आएगा? टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, एफई, सीओ, एनआई, सीयू और जिंक, है ना। ये आएंगे सर, बिल्कुल आएंगे। फिर उसके बाद आता है ये यारी, जरा, निभा, मौत तक, और रुकावट, राह में पड़े तो आग में कूद जा, है ना। और फिर उसके बाद यहां पर एलिमेंट आते हैं ला हफ्ता, वरना रे, रीनियम हो गया, ओस्मियम, इरिडियम, प्लेटिनम, गोल्ड और Hg, ये वाला होगा। अब इसमें एक चीज देखो, ये कौन सा ग्रुप हो गया सर? ये हो गया ग्रुप नंबर 4, ये हो गया सर ग्रुप नंबर 5, ये हो गया सर ग्रुप नंबर 6, ग्रुप नंबर 7, ग्रुप नंबर 8, ग्रुप नंबर 9, ये हो गया सर 10, ये हो गया 11, और ये हो गया सर ग्रुप नंबर 12। मैं सही कह रहा हूं?
अभी हमने बात करी कि जो जनरल ट्रेंड है वो क्या है कि 5D सीरीज का सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद आएगा 3D और फिर उसके बाद आएगा 4D। लेकिन मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कहां सर? एक्सेप्शन था, मैंने आपसे बोला था आपको एक चीज याद रखनी है, क्या? VCN याद रखना है। कुछ याद आया क्या तुम्हें? आपको VCN याद रखना है। अरे सर मतलब, हाँ ये सर VCN क्या है सर? मैंने कहा बेटा VCN का मतलब है, VCN में V का मतलब है वेनेडियम वाला ग्रुप, C का मतलब है क्रोमियम वाला ग्रुप, और N का मतलब है निकल वाला ग्रुप। समझे तुम? ये है VCN। सर ये जो ग्रुप थे इसमें पंगा है सर। इसमें क्या पंगा है? इसमें पंगा ये है कि यहां जो ऑर्डर फॉलो होता है वो ये वाला है, इसमें जो ऑर्डर फॉलो होता है वो ये वाला है। और ये ऑर्डर क्या कह रहा है? ये ऑर्डर ये कहता है कि 3D का कम, फिर उससे ज्यादा 4D और फिर उससे ज्यादा 5D। हाँ, आप चाहो तो 5, 6, 10 याद रख लो। यस, ग्रुप नंबर 5, 6, 10 याद रख लो, या फिर आप इसको ऐसे याद रख सकते हो VCN। V बोलो तो वेनेडियम, C बोले तो क्रोमियम और N बोले तो निकल। सर ये जो 3 ग्रुप हैं इनमें ये वाला ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा, इसमें ये वाला ऑर्डर फॉलो हो रहा है। इसमें डाउन द ग्रुप जाने पर बढ़ रही है सर आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसका मतलब ये है कि इसमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। इन वाले ग्रुप्स में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है। आप मेरे हिसाब से बात समझ गए होंगे शायद। यस 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 यस, है ना? तो ये हालांकि देखो यार, ये मेंस वेंस में तो ये वाली चीज तो नहीं पूछता, इतना सारा एक्सेप्शंस। हाँ वो ये मेंस में ये वाली चीज वो जरूर पूछ सकता है ना? लेकिन ये जो एक्सेप्शंस है जनरली वो नहीं पूछता, लेकिन फिर भी जो है मतलब मेंस एडवांस जिसमें भी पूछे, मैंने आपको बता दिया है। हम लोग एक आधे एक्सेप्शन को समझने की कोशिश जरूर करेंगे, है ना? अभी के लिए एक बार आप नोट करो, है ना? अभी के लिए आप इसको नोट करो, फिर मैं एक आधा जो एक्सेप्शन है उसको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, है ना, उसको समझाने की कोशिश करता हूं, एक बार के लिए इसको नोट कीजिए, है ना? हाँ, यस। अरे बोर्ड में नहीं पूछेगा, ये बोर्ड में नहीं है ना? ये वाला चीज बोर्ड में नहीं है, बोर्ड के सिलेबस में नहीं है बेटा ये। हो गया? डन हो गया? तो देखो ये वाला जो एक्सेप्शन है ना, ये वाला कि निकल से ज्यादा पैलेडियम और पैलेडियम से ज्यादा प्लेटिनम, इस वाले एक्सेप्शन को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। बाकी जो रिमेनिंग है उसमें ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा बेटा, है ना? अब आप में से कोई सोच रहा होगा कि सर बाकी में क्या होगा? बाकी में ये वाला ऑर्डर फॉलो होगा, 5D सबसे ज्यादा, फिर उसके बाद 3D और फिर उसके बाद 4D, है ना? जो एक्सेप्शन है ना वो मैंने आपको लिखे, बाकी जो जनरल ऑर्डर है वो ये वाला है, 5D सबसे ज्यादा, फिर 3D और फिर 4D, है ना? वो मैंने यहां पर लिख भी दिया। ठीक है, आओ देखो ये वाली जो कहानी है ना, इस वाली कहानी को मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। सर यहां पर ऑर्डर क्या फॉलो हो रहा है? सर जो निकल है हमारा, सर वो 3D सीरीज का एलिमेंट है, सर हमारा जो प्लेडियम है वो 4D सीरीज का एलिमेंट है, और सर जो प्लेटिनम है वो 5D सीरीज का एलिमेंट है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। एक चीज आप सुनिए बेटा, यहां पर जो निकल है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता था? सर निकल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d8। बोलो यही होता है? हाँ सर बिल्कुल यही होता था। सर जो पैलेडियम है उसका एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता था, और ये होता था सर 5s0 4d10। यार अब तू मुझे एक बात बता, अगर 4d10 कॉन्फ़िगरेशन हो गया मतलब क्या हो गया? ये सर ये तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अरे बोलो ना, ये तो फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो गया ना? और अगर फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है इसका मतलब सर ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। बोलिए। हाँ सर बिल्कुल सही कह रहे हो, ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। यस, ये मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, बिल्कुल है। इसी वजह से, क्योंकि इसमें फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास D8 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके बाद D10 कॉन्फ़िगरेशन है, तो जो D10 कॉन्फ़िगरेशन है सर वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू D8 कॉन्फ़िगरेशन, एंड दैट्स व्हाई पैलेडियम का जो आपका आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो निकल से ज्यादा है। ठीक है, ये हमने समझ लिया। अब कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर फिर प्लेटिनम का ज्यादा क्यों हो गया पैलेडियम से? मैंने कहा ये इसलिए ज्यादा हो गया क्योंकि जब हम लोग इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की बात करते हैं, अगर तुझे याद है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम लोग 3D 4D और 5D ऐसे लिखते थे। डाउन द ग्रुप जाने पर डी ब्लॉक एलिमेंट में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है। यस, और अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो ये जो प्लेटिनम है, क्योंकि इसकी साइज काफी बढ़ चुकी है, ये 5D सीरीज का एलिमेंट है सर, इसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है, और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने की वजह से इसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। यस, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, एक मिनट रुकिए।
हाँ ठीक है क्या, मेरी बात समझे ना आप लोग? अरे बोलो। डन है। और बाकी लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो है ही भाई, यहां पर लेंथेनॉइड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होने का रीजन वो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ही तो है। हेलो, मैं कह रहा हूं कि एक क्लास में एक बच्चा है, THEO, थियो ऐसा लिखा है उसने अपना नाम, थियो थियो करके। ये हर क्लास में न्यूसेंस क्रिएट करता है। इसको इसको ना परमानेंटली यार इसको ब्लॉक लोग मार दो तो क्लास में माहौल मेरा ठीक हो जाए। हाँ इसको खत्म करो यार, ये हर क्लास की नौटंकी है इसकी। ठीक। हाँ ठीक। हाँ जी, चलें आगे चलते हैं अब। पता नहीं यार ये लोग आ कहां से जाते हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आता, ये धरती पे क्यों ही आ जाते हैं? हैं? अरे भाई तुम लोग धरती पे आके क्यों इस धरती का बोझ बढ़ा रहे हो? हैं? आप नहीं आओ भाई, है ना? हाँ क्यों, क्यों घर वालों का पैसा खराब करते हो, अपना टाइम खराब करते हो? है ना, घर वाले उम्मीद लगा के बैठे होंगे कि कुछ अच्छा काम कर रही होगी मेरी औलाद, है ना, और औलाद है जो अपने ऐसे कारनामे कर रही है? बताओ। बेशरम लोग हैं भाई इस दुनिया में, बेशरम, गंदे वाले बेशरम, मैं बता रहा हूं तुम्हें। देखो साहब, ये वाली जो लाइन लिखी है आपके सामने, ये वाली जो लाइन लिखी है, बताओ जरा इसमें कोई भी चीज ऐसी हो जो आपको ना समझ में आई हो, फटाफट देख लो इसको। फटाफट बोलो। यस। हाँ जी, फटाफट देखो, ये जो आपके सामने 3 लाइन लिखी है, क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है? हाँ, क्या इसमें ऐसी कोई चीज है जो आपको नहीं समझ में आई है? कोई ऐसी लाइन है जो नहीं समझ में आई है? कहता है कि एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज हैव हाई वैल्यू ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी देन 4D सीरीज, बट द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ 4D सीरीज एलिमेंट्स इज लोअर देन द 5D सीरीज एलिमेंट्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द पुअर शील्डिंग ऑफ f इलेक्ट्रॉन्स एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना? ये वाली लाइन सिर्फ मैंने उन लोगों के लिए लिखी है जो जो बच्चे जेई वगैरह की तैयारी भी कर रहे हैं और साथ साथ स्कूल की तैयारी भी कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल बोर्ड में आपसे रीजन पूछा जा सकता है ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, तो वो चीज आप लोग यहां से देख सकते हो, है ना? अगर नोट कर लो तो आप डन लिख देना, फिर उसके बाद मैं आगे चलता हूं, है ना? फिर उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। हाँ हाँ ठीक है, मैं समझ गया बेटा, 5th लाइन नहीं समझ में आई ना, मैं समझ गया बेटा, ठीक है ना? हाँ कह रहा 5th लाइन नहीं समझ में आई। हाँ हाँ चलो कोई बात नहीं, नहीं समझ में आई तो नोट करो इसको, इसको नोट करो अभी पहले के लिए। यस इसको नोट करो। हाँ अच्छा, किसी को 4th लाइन नहीं समझ में आई, ठीक है ठीक है, ऑल राइट। हो गया, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलते हैं। एक चीज और देखो, कहता है, एक पॉइंट इसने लिखा है कि क्रोमियम और कॉपर की जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसकी वैल्यू बहुत हाई होती है। अरे ऐसा क्यों है? क्रोमियम की सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी हाई क्यों है? सर देखो, क्रोमियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो क्या होता है सर? ये होता है 4s1 3d5। अगर मैं इसकी फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करूं IE1, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन हटेगा कहां से हटेगा सर? 4s से हटेगा, क्या बचेगा? AR3d5 बचेगा। और सर जो 3d5 है सर, ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो बहुत ज्यादा स्टेबल है, इससे जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी मुश्किल होगा, और काफी मुश्किल है तो यहां से जो IE2 का वैल्यू होगा सर वो वेरी हाई होगा। इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू है वो हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से काफी हाई है। और वैसे ही वैसे ही अगर मैं कॉपर की बात करूं तो सर जो कॉपर है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सारी दुनिया जानती है कि AR4s1 3d10 होता है। अरे दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा, यही होता है। अगर मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, अगर मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं IE1, तो सर जो कॉन्फ़िगरेशन बचेगा वो बचेगा AR3d10 बचेगा सर। और सर जो 3d10 है ये फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है सर। कैसा है
सर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है कैसा है, फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से सर अगर आप इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाने की कोशिश करोगे तो इसका जो सेकंड आयनेशन एंथैल्पी होगा वो भी बहुत ही ज्यादा हाई होगा। ये तो मेरे हिसाब से मतलब आप लोगों के लिए ऐसे ऐसे वो बच्चों वाला खेल है ना, क्योंकि फर्स्ट आयनेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनेशन एंथैल्पी, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी है पहले से ही, है ना। और इसका कंपैरिजन कैसे किया जाता है ये भी हम लोगों ने बहुत पहले कर रखा है। तो इसको एक बार के लिए नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं, है ना। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। यस, हाँ, इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलते हैं। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। डन हो गया, पक्का, चलूं आगे। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। इसके बाद जो अगला पॉइंट है ना, उस अगले वाले पॉइंट को समझिए। अगला पॉइंट ये कहता है कि जो Mn है और जिंक है उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है। यार अगर सेकंड कर लिया तो भाई थर्ड में भी तो क्या दिक्कत आएगी। अरे बोल तो सही मुन्ना। अरे सर जो Mn है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s2 3d5, हाँ ना बोलो, बिल्कुल होता है सर। अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, IE1 की मैं बात करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन हटाया तो क्या बनेगा, Ar4s1 3d5 बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। सर इसमें से आप सेकंड इलेक्ट्रॉन और हटा दो, IE2, तो सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा सर, ये बन जाएगा Ar3d5। और सर देखो वापस हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ चुका है, दादा हाँ ना बोलना पड़ेगा। और हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो इसमें से अगर आप लोग इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो भैया पसीने आ जाएंगे, मैं कह रहा हूं तुम्हें। इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ही हाई होगी बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। और वैसे ही है ना, वैसे ही हम लोग बात कर लेते हैं जिंक की। सर जो जिंक है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है Ar4s1 3d10, है ना, ये सॉरी 4s2 3d10। सर अगर आप इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन हटाओगे, IE1 की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा सर Ar4s1 3d10, बिल्कुल सही है। अगर आप इसमें से सेकंड इलेक्ट्रॉन हटाओगे तो IE2 की बात होगी और वो हो जाएगा Ar3d10। और मैं आपको बताऊं 3d10 जो होता है सर वो एक फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, और फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाओगे आप लोग तो पसीने आ जाएंगे। I3 का वैल्यू बहुत ही ज्यादा हाई होगा बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी ऑफ फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। बहुत बढ़िया, इतना हो जाए, नोट करिए, आगे चलते हैं। यस, चाय पी लो सर आप। भाई चाय दी नहीं किसी ने आज, चाय नहीं आई अभी, देखते हैं चाय आती है कि नहीं आती है ना। इसको नोट करो तब तक आप, कोई सिफारिश लगवा दो, क्या पता मिल ही जाए हमें। बट सर 4s2 इज फुली फिल्ड नहीं बेटा, है ना। एस के लिए फुली फिल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना। फुली फिल्ड हाफ फिल्ड जो कॉन्सेप्ट है वो पी और डी से स्टार्ट होता है ना, पी से स्टार्ट होता है। एस के लिए हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना, इस बात को याद रखें। नहीं आएगी, हाँ तुम तो ये दुआ करोगे ना आए, है ना, कि साला हमें नहीं मिल रहा तो मास्टर को भी नहीं मिलनी चाहिए, है ना। चलो अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर जिंक अगर आपने पहला इलेक्ट्रॉन हटाया है ना, पहला इलेक्ट्रॉन हटाया तो मतलब क्या बन गया, Zn+1 बन गया, है ना। और आपने सेकंड इलेक्ट्रॉन हटाया तो जिंक क्या बन गया, Zn2+ बन गया। अब तो मुझे एक बात बताओ, अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन आप हटा ही नहीं सकते तो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई है। और क्योंकि थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज्यादा हाई है तो क्या Zn3+ ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्या? दादा बोलना पड़ेगा, क्या जिंक जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है क्या? +3 तब करेगा जब जिंक में से मैं तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करूंगा। और आप कह रहे हो कि सर तीसरा इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है बहुत हाई वैल्यू है। अरे अगर बहुत हाई वैल्यू है तो सर जिंक जो है वो Zn3+ ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी शो नहीं करता। अब यहां पर लास्ट क्लास में कल मेरे से बच्चे बोल रहे थे और मैंने उनको बोला भी था कि भाई अभी ले तुम ध्यान रखो कि जिंक की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही हो सकती है, जिंक कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं जा सकता। उसका रीजन मैंने आप बता दिया, है ना। मैंने आपसे बोला भी था कि नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में पढ़ाऊंगा, ये देख लीजिए, है ना, नहीं हो सकती, समझ रहे हो। और यही वाली जो चीज है अगली स्लाइड पे लिखी भी है कि जिंक एंड कॉपर डू नॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ द हाई वैल्यू ऑफ IE3, है ना, हाई वैल्यू ऑफ IE3।
देखो ये तो चीज आपको पता है ना कि किसी भी एलिमेंट की फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से ज्यादा होगी उसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और उससे ज्यादा होगी उसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। ये तो मेरे हिसाब से सारी दुनिया जानती है। जिंक की मैं बात कर चुका हूं, आप लोग चाहो तो कॉपर के लिए भी सेम ये चीज लिख सकते हो। सर कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होता है 4s1 3d10, है ना। अगर मैं इसमें से पहला इलेक्ट्रॉन हटाऊं, IE1, तो ये हो गया सर 4s1 3d10। यस। अब आप सोचो इसकी जो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वही बहुत हाई है। अगर सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है तो सर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो उससे भी ज्यादा हाई होनी है। इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी मुश्किल होगा सर। यस, इलेक्ट्रॉन रिमूव करना काफी मुश्किल होगा सर, क्योंकि इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ही बहुत हाई है, तो सर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी तो और भी बहुत ज्यादा हाई होगी। डन है ना। तो इसी वजह से कॉपर और जिंक जो होता है उसको आप लोगों ने कभी भी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में नहीं देखा होगा। कॉपर आप लोगों ने देखा होगा कॉपर +1 रहता है, कॉपर 2+ में भी रहता है। ये 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर की मिलती है आपको। जिंक की तो चलो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है Zn+2, लेकिन Zn की आपने +3 कभी नहीं देखी होगी, है ना। और कॉपर की भी आपने +3 कभी नहीं देखी होगी, है ना। मेरे हिसाब से क्लियर है कहानी। डन। अच्छा, तो एक चीज समझो आप, है ना। नहीं, फुली फिल्ड वाली देखो, कोई बच्चा पता है क्या बोलेगा? कोई बच्चा ये बोलेगा कि सर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं, है ना, तो क्या बन गया? 3d9 बन गया। ठीक है सर, बिल्कुल बन गया, 3d9 बन गया। तो सर अब अगर मैं इसमें से इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा तो इसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं है। तो सर इसका मतलब इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी से कम होनी चाहिए। मैंने कहा नहीं, ये गलत बात है। फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होगी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होगी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसमें यह मैटर ही नहीं करता, यह कभी मैटर नहीं करता कि आपका जो एलिमेंट है वो फुली फिल्ड में है कि हाफ फिल्ड में, डजंट मैटर। फर्स्ट से ज्यादा सेकंड होगा, सेकंड से ज्यादा थर्ड होगा, है ना। तो यहां भले ही इसका फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है और यहां फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, बट स्टिल इसकी जो थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी से हमेशा ज्यादा होगी। आप सोचिए ना, यहां जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हटाया तो कॉपर पे 2+ चार्ज आ चुका है और अगर 2+ चार्ज आ गया तो उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना और ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता हर बार, है ना। और हर बार अगर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा तो आपकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू भयंकर इंक्रीज करेगी, है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसमें हाफ फिल्ड फुली फिल्ड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट की IE1 सबसे कम, फिर I2 और फिर I3 आएगा, है ना। इसमें आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं होती है। एक चीज मैं छोटी सी और समझाना चाहता हूं आपको, है ना। मैं आपको 3D सीरीज एलिमेंट पे एक बार के लिए वापस लेके चलना चाहता हूं। देखिए अगर आपको याद हो, है ना, ये कॉपर 2+ में एग्जिस्ट करता है। मैं आपको बताऊंगा, थोड़ा सा वेट कीजिए उसके लिए कि कॉपर 2+ में क्यों एग्जिस्ट करता है ना। थोड़ा सा आप लोगों को वेट करना पड़ेगा, है ना। और मैं जब वो बताऊंगा ना तो मैं आपको वापस बोलूंगा कि याद करो वो दिन जब मैंने आपसे बोला था कि जो कॉपर है +2 में एग्जिस्ट करता है, और आपने पूछा था कि कैसे एग्जिस्ट करता है ना। उसकी तो कॉपर 2+ इतने स्टेबल नहीं है, तो वो थोड़ा सा वेट कीजिए, है ना। आई विल लेट यू नो ना, हर चीज बताऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी, है ना। आइए सर, आइए देखिए, अगर मैं 3D सीरीज एलिमेंट की बात करूं ना, तो सर 3D सीरीज एलिमेंट में एक जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए था, है ना। जनरल ट्रेंड ये होना चाहिए था कि लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज कर रहा है तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए थी, है ना। आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करनी चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करनी चाहिए थी। देखिए स्कैंडियम से टाइटेनियम की तरफ जा रहा हूं, आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेनेडियम पे जाके लफड़ा हो गया सर। यहां पर ऑर्डर फुलफिल नहीं हो रहा, है ना। यहां पर ऑर्डर गलत आ गया। वेनेडियम से ज्यादा क्रोमियम की है, बिल्कुल ऑर्डर फॉलो हो रहा है। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी। क्रोमियम से ज्यादा Mn की है, यहां पर भी ऑर्डर बिल्कुल फुलफिल हो रहा है। Mn से ज्यादा Fe की है, यहां पर भी ऑर्डर फुलफिल हो रहा है। सर वापस लफड़ा आ गया कहां? कॉपर और निकल में। कॉपर की कम हो गई, निकल की और कम हो गई, सॉरी कोबाल्ट की, कॉपर की नहीं। फिर उसके बाद कॉपर की ज्यादा होगी, बहुत अच्छी बात है, और जिंक की और ज्यादा होगी। सर 3D सीरीज एलिमेंट में अगर मैं एक पर्टिकुलर सीरीज की मैं बात करूं तो सर ऑर्डर जो है ना वो एक फिक्स ऑर्डर को फॉलो नहीं कर पा रहा, है ना। कोई एक फिक्स ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा। जनरल ट्रेंड ये कहता है कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आपकी जो साइज है वो डिक्रीज करनी चाहिए, है ना। लेकिन सर वो एक्चुअल ऑर्डर साइज डिक्रीज करेगी और आयनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज करनी चाहिए, है ना। लेकिन ये जो ऑर्डर है ना सर, ये हर जगह पे फिल नहीं हो रहा, फुलफिल नहीं हो रहा सर। देखो यहां पर गड़बड़ और यहां पर गड़बड़। हालांकि
इंडिविजुअल सीरीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए। मैं आपको अगर मैं सही बताऊं तो एक इंडिविजुअल सीरीज में आयनाइजेशन एंथैल्पी पे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, लेकिन फिर भी अगर आप लोग चाहो तो मैं इसका रीजन आपको बता सकता हूं कि क्यों वेनेडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो चुकी है जबकि इसकी बढ़नी चाहिए थी, है ना। तो ये होना ये चाहिए था कि वेनेडियम ज्यादा होना चाहिए टाइटेनियम से, लेकिन वेनेडियम की आयनाइजेशन एंथैल्पी टाइटेनियम से कम हो गई। आप चाहो तो मैं इसका रीजन बता सकता हूं, आप कहो तो मैं बता दूं, है ना। आप कहो तो मैं बता दूं इसका रीजन कि ऐसा क्यों हुआ, है ना। और जो यहां पर रीजन आएगा वही रीजन यहां आएगा, है ना। उनमें एक रीजन समझ में आ गया तो फिर दूसरा तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। जल्दी बताओ, अगर तुम लोग कहो तो मैं बता दूं, लेकिन उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सचेंज एनर्जी। क्या ये नाम सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? उसके लिए आपको पता होना चाहिए एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है। बताओ देखिए कितने लोगों को पता है? जिसको पता है उसको मैं बता दूंगा। एक्सचेंज एनर्जी नाम सुना सुना लग रहा है बेटा या सुना सुना लग रहा है? जल्दी बताओ, जल्दी बोलो। सुना सुना लग रहा है? हाँ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। आइए देखिए होता क्या है सर। जो वेनेडियम होता है ना, वेनेडियम का मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखूंगा, वेनेडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, क्या बनाया? V प्लस बनाया। एक बार सुनो, है ना सर। वेनेडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 3d3, होता है कि नहीं होता सर? अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, है ना, ये होता है सर 4s2 3d3। अगर इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो सर ये क्या बना देगा? सर ये बना देगा 3d3 4s1। यस, बिल्कुल बना देगा सर। वेनेडियम में होता क्या है, ये जो s इलेक्ट्रॉन है वो उछल के इधर चला जाता है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाता है? 3d4 कॉन्फ़िगरेशन बन जाता है। यह है d4 कॉन्फ़िगरेशन, यह है d3 कॉन्फ़िगरेशन। एक है d4 कॉन्फ़िगरेशन बेटा, एक है d3 कॉन्फ़िगरेशन। मुझे एक बात बताइए, एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? कोई मुझे बता सकता है क्या? एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? कोई मुझे बता सकता है क्या? D3 और D4 में से एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू किसके लिए ज्यादा होगी? सुनो सुनो सुनो, चलो चलो मैं बता देता हूं, है ना। याद करो, देखो मैं बताता हूं आपको। D3 कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ये हो गया, ये है D3 कॉन्फ़िगरेशन। D3 कॉन्फ़िगरेशन, हम लोगों ने एक चीज बोली थी, हम लोगों ने एक्सचेंज एनर्जी तो है ना, मैं एक बार वापस पढ़ा देता हूं, एक बार के लिए समझ लो आप लोग। एक्सचेंज एनर्जी क्या होती थी कि जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं सर, ये जो 5 ऑर्बिटल्स है ये डीजेनरेट है। जो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है उसमें इलेक्ट्रॉन, सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकते हैं। मतलब ये वाला जो एलिमेंट है, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इन दो इलेक्ट्रॉन्स के साथ अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकता है। ये दो जगह पर अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, और अगर अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेगा तो सर उसमें कुछ एनर्जी रिलीज होती है, और जो एनर्जी रिलीज होती है दैट इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी। तो मतलब इस केस में ये वाला इलेक्ट्रॉन दो के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। अगर मैं अगले इलेक्ट्रॉन के बारे में पूछूं तो आप बोलोगे सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये सिर्फ और सिर्फ एक के साथ ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। आप बोलोगे सर इसने इसके साथ भी तो पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, वो क्यों नहीं गिना? अरे मैंने कहा वो तो गिन चुके हो, इसने इसके साथ पोजीशन एक्सचेंज करी या फिर इसने इसके साथ करी, एक ही तो बात हो गई। तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये तो सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर पाएगा। तो यहां पर जो टोटल एक्सचेंज है वो कितने हो गए सर? यहां जो टोटल एक्सचेंजेस है वो कितने हो गए सर? वो हो गए 2+1, है ना सर। यहां टोटल 3 एक्सचेंज पॉसिबल है इलेक्ट्रॉन्स के D3 कॉन्फ़िगरेशन में। मैं अगर तुमसे पूछूं D4 कॉन्फ़िगरेशन में कितने एक्सचेंज पॉसिबल है, आइए D4 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात कर लेते हैं। यह है D4, 1 2 3 और 4। सुनो, यह है D4 कॉन्फ़िगरेशन। सुनो बेटा, यह वाला इलेक्ट्रॉन इसके साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, इसके साथ कर सकता है और इसके साथ कर सकता है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन 3 के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। इससे अगला वाला इलेक्ट्रॉन ये वाला इसके साथ कर सकता है, इसके साथ कर सकता है। ये इलेक्ट्रॉन 2 के साथ अपनी पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है। फिर उसके बाद तीसरे इलेक्ट्रॉन को पकड़ो, सर ये वाला इलेक्ट्रॉन सिर्फ और सिर्फ इसके साथ ही पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, एक के साथ। सर यहां पर टोटल एक्सचेंजेस कितने हैं? सर यहां पर टोटल एक्सचेंजेस है कितने? सर टोटल एक्सचेंजेस है कितने? सर वो है 3 + 2 + 1। सर यहां टोटल 6 एक्सचेंजेस हैं, और मैंने आपसे बोला था कि हर एक एक्सचेंज में कुछ एनर्जी रिलीज होती है। तो यहां 3 एक्सचेंज है, यहां 6 एक्सचेंज है, एक्सचेंज ज्यादा तो सर ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। क्या आप लोग मानते हो? एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू जो है वो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज्यादा है।
एक्सचेंज एनर्जी की जो वैल्यू है वो D4 कॉन्फ़िगरेशन के लिए ज्यादा है, मतलब जब D4 कॉन्फ़िगरेशन आएगा तो उसमें ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी। अब आप समझना, है ना, अब आप समझना, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना कि वेनेडियम जो है V+ में जाना चाहता है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन हटाने के लिए आपको 50 जूल एनर्जी देनी पड़ रही है ना, कितनी एनर्जी देनी पड़ रही है, 50 जूल। लेकिन हुआ क्या, जैसे ही V+ बना वैसे ही D4 कॉन्फ़िगरेशन बना, और D4 कॉन्फ़िगरेशन में एक्सचेंजेस हो रहे हैं, और एक्सचेंजेस में मान लो एक बार के लिए कि 20 जूल एनर्जी या 30 जूल एनर्जी रिलीज होगी। मान लो जब V4 बना तो सर 30 जूल एनर्जी रिलीज होगी, मतलब आपको टोटल एनर्जी चाहिए थी कितनी, V से V+ बनाने के लिए 50 जूल चाहिए थी, लेकिन सर आपको 30 जूल कहां से मिल गई, एक्सचेंज से मिल गई। अरे भैया तो इसका मतलब इफेक्टिवली कितना चाहिए सर, इफेक्टिवली तो सिर्फ और सिर्फ 20 जूल ही चाहिए। थ्योरेटिकली कितनी चाहिए थी, 50 जूल। लेकिन जब मैंने देखा, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया, तो मैंने कहा भैया 50 नहीं चाहिए, चाहिए कितनी सर, 20 ही चाहिए। घपला हो गया सर, आसान हो गया प्रोसेस, यहां से यहां जाना प्रोसेस आसान हो गया बिकॉज ऑफ दिस एक्सचेंज एनर्जी। तो अब आप बोलोगे कि यहां से यहां जाने में 50 जूल नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, 20 ही जूल चाहिए, 20 ही जूल चाहिए। इसी वजह से वेनेडियम का जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टाइटेनियम से कम हो चुका है, क्योंकि यहां पर एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट है वो कम हो गया है। क्यों, क्योंकि कुछ एनर्जी जो है वो कहां से मिल चुकी है, वो इसके एक्सचेंजेस से मिल चुकी है, एक्सचेंज एनर्जी से मिल चुकी है। क्या तुम मेरी बात को समझे क्या? अब मतलब ये इतना कॉन्सेप्ट है यार, मतलब अब है ये, अब मैं क्या करूं, अब क्या किया जाए, मतलब इसीलिए मैंने आपसे बोला था, है ना, मैंने आपसे पूछा था कि मैं ये बताऊं कि ना बताऊं, है ना। अरे ये वही तो बात होगी, मान लो एक 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 सामान लाना है, उसमें 50 रुपए चाहिए थे, थ्योरेटिकली 50 रुपए चाहिए, एक बार के लिए सोचो, है ना। आप सामान लाने दुकान जा रहे थे, है ना, और आपने सोच रखा था यार 50 रुपए तो जेब में है ही नहीं, कैसे काम चलेगा, कैसे ये सामान आएगा। आप थोड़ी दूर चले, एक बंदा मिल गया जिससे आप 30 रुपए मांगते थे, है ना, को किसी जन्म में दे रखे थे आपने उसको 30 रुपए। आपने उससे बोला, ओ अबे जा कहां रहा है, 30 रुपए दे दे भाई, कितने साल पहले लिए थे। शर्म के मारे उसने आपको 30 रुपए पकड़ा दिए, मजा आ गया आपको। आपको तो ऐसा फील होगा कि अब ये सामान मेरा 50 रुपए का नहीं आया है, ये मेरा सामान कितने रुपए का है, 20 रुपए का ही आया है। क्यों, क्योंकि ये वो 30 रुपए हैं जो आपको बाहर से मिल चुके हैं। आपने सोचा नहीं था कि आपको 30 रुपए कहीं से मिल जाएंगे। आपने तो उसको ऐसे मान लो एनपीए में डाल रखा था। आपने तो सोच रखा था कि ये पैसे कभी नहीं आएंगे वापस, है ना। लेकिन उस दिन पता नहीं उसमें कौन सा राम घुसा और आपके उसने 30 रुपए लौटा दिए। तो आपके लिए वो जो सामान खरीदना वो आसान हो गया कि नहीं हो गया? आसान हो गया ना, क्योंकि आपको बाहर से 30 रुपए मिल गए। भैया जी सेम रीजन यहां है, यहां से यहां जाने में 50 रुपए चाहिए थे, लेकिन 30 रुपए मिल गए कहां से, यहां से। जैसे ही V+ बना, एक्सचेंजेस हुए इलेक्ट्रॉन्स के, और एक्सचेंजेस हुए तो कुछ एनर्जी रिलीज होगी। कितनी एनर्जी रिलीज हुई, 30 जूल एनर्जी रिलीज हुई, और वो एनर्जी आपके काम में आ गई। भाई 30 जूल एनर्जी रिलीज हुई, आपने काम में ले ली ना, क्योंकि ये एनर्जी कोई मिक्सर छोड़ के तो बाहर गई नहीं है, उसी रिएक्शन मिक्सर में एनर्जी है। जो एनर्जी रिलीज हुई है वही एनर्जी सर यहां काम में आ जाएगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में। तो अब जो इफेक्टिवली पैसा चाहिए, इफेक्टिवली जो आपको एनर्जी चाहिए, वो 50 जूल नहीं चाहिए, कितनी चाहिए, 20 जूल ही चाहिए। क्यों, क्योंकि जो 30 जूल एनर्जी है वो एक्सचेंजेस से आपको मिल चुकी है, एक्सचेंज एनर्जी की फॉर्म में आपको मिल चुकी है। तो अब V से V+ बनना आपके लिए आसान हो चुका है। आप बोलोगे आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम हो चुकी है, और इसी वजह से जो वेनेडियम है उसके आयनाइजेशन एंथैल्पी टाइटेनियम से कम होती है। और यही सेम लॉजिक जो है वो इधर कोबाल्ट और निकल में भी लगेगा। अब तो समझ में आया क्या कुछ? अरे बोलो ना, क्या अब ये जो लॉजिक है वो समझ में आया क्या? और एक्सचेंज एनर्जी क्या होती है मैं एक बार फिर बता देता हूं कि जो डीजनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, डीजनरेट ऑर्बिटल्स मतलब ऐसे ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है। डीजनरेट ऑर्बिटल्स में जो सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अपनी पोजीशंस एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, और जब अपनी पोजीशन एक्सचेंज करेंगे उसमें कुछ एनर्जी रिलीज करेंगे, उसको बोला जाता है एक्सचेंज एनर्जी। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स के एक्सचेंजेस पॉसिबल हैं, आपकी एक्सचेंज एनर्जी की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होने वाली है। बोलो यार दादा, यस, क्लियर हुआ क्या? यस यस यस, कुछ 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 क्लियर हुआ क्या आपका?
बोलना पड़ेगा। पक्का? चलो मैं आगे अगर तुम लोग कहो तो। आप लोग चाहो तो इस ऑर्डर को ध्यान में रख सकते हो, है ना? समझा मैंने दिया, है ना? एक्सचेंज एनर्जी क्योंकि बिल्कुल एक नया सा कॉन्सेप्ट है ना? बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और बहुत कम जगह पे ये चीज बताई जाती है। मेरा मन कर रहा था, मैंने कहा यार बता ही देते हैं आप जैसे प्यारे बालक बालिकाओं को, तो मैंने बता दिया। आ जाओ बात कर लेते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की। यस, आयनाइजेशन एंथैल्पी खत्म हो चुका है। हमने लगभग 45 मिनट या 40 मिनट मान लो उस टॉपिक के दिए हैं, उस टॉपिक को दिए हैं जो टॉपिक कक्षा 11th में पढ़ाया जा चुका है। सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मुश्किल है और मैं ये कह के नहीं निकलना चाहता कि ये टॉपिक तुमने क्लास 11th में पढ़ लिया होगा। अगर ऐसा हो तो मैं कह रहा हूं 1-1.5 लेक्चर में मैं तुम्हारा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट निपटा दूं, खत्म कर दूं, है ना? और फिर भी भाई तुम ऐसे बोलो सर आप तो 11th वाले टॉपिक नहीं पढ़ा रहे हो, तो यार ये तो मतलब तुम गलत बात बोलोगे। यस, आ जाइए सर। सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे मैं मोटा मोटा जो आपके एलिमेंट्स हैं उनको दो कैटेगरी में बांट सकता हूं। एक बोला जाता है पैरामैग्नेटिक और दूसरा बोला जाता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। अरे बोलो, इसी तरीके से बांट सकता हूं ना मैं? सारी दुनिया जानती है कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं दीज आर वीकली अट्रैक्टेड, है ना? इनको जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अट्रैक्ट करेगा बाय दी मैग्नेटिक फील्ड, है ना? ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस की पहचान होती है। और इनकी पहचान एक और है कि इनके पास एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है। यस, क्या प्रेजेंट होता है इनके पास? एटलीस्ट 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। और सर ये जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, ये जो होते हैं दीज आर वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड, है ना? इनको मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा सर? रिपेल करेगा ना, वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ज्यादा बोलना पड़ेगा। यस सर, ये मैग्नेटिक फील्ड जो है इनको क्या करेगा? रिपेल करेगा। और सर दूसरी पहचान ये है कि इनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। यस बोलो, इनके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। और अगर आपने अनपेड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन कर ली है तो सर आपको पता होगा एक टॉपिक होता है, एक टर्म होती है जिसको स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट कहा जाता है। अरे ये नाम सुना सुना लग रहा है क्या? या फिर सुना सुना लग रहा है? स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट को म्यू एस से दिखाया जाता है और सर इसका फॉर्मूला होता है √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन। और यहां पर जो n है बेटा, अरे बेटा जी n क्या होता है? सर n होता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। यस, यहां पर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो क्वेश्चंस जनरली ऐसे पूछे जाते हैं, है ना? क्वेश्चंस जनरली ऐसे पूछे जाते हैं कि बताइए किसका मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होगा, है ना? तो इसका मतलब ये है कि वो आपसे ये पूछना चाहता है किसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है ना? किसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है। एक बार के लिए इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे, है ना? फिर हम लोग आगे चलेंगे। हाँ, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया पक्का? एक क्वेश्चन है, देखो जरा, एक क्वेश्चन है आपके सामने लिखा है, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा है, बताओ जरा इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से बताओ क्या कहता है। लिखता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाइवेलेंट आयन, है ना? डाइवेलेंट आयन इन एक्वा सॉल्यूशन इफ इट्स एटॉमिक नंबर इज 25। या एक एलिमेंट ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर 25 है, सारी दुनिया जानती है 25 मतलब Mn, और इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 4:35 होगा। लेकिन यहां लिखा है डाइवेलेंट। डाइवेलेंट का मतलब ये Mn2+ की बात कर रहा है। अगर Mn2+ है इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया? 35। और अगर D5 कॉन्फ़िगरेशन है तो जल्दी से बताइए इसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? जल्दी बोलो सर। 5 इलेक्ट्रॉन है अगर D में, इसका मतलब ये है कि सर इसके पास 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगर 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट आएगा सर उसका फॉर्मूला हो जाएगा √n इंटू n+2 बोर मैग्नेटॉन।
जल्दी से बताइए सर। ये हो गया अंडर रूट 5 इंटू 5+2 पावर मैग्नेटॉन। सर ये हो गया अंडर रूट 7×5 अंडर रूट 35 पावर मैग्नेटॉन। अब ये जितना भी वैल्यू आए 6 से छोटा सा कम होगा, है ना, 6 से थोड़ा सा कम होगा, 5.9 कुछ समथिंग आएगा, है ना, 5.9 कुछ समथिंग आएगा। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है ना। ये इस तरह का क्वेश्चन आपके स्कूल एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। मेरे हिसाब से इसको तो आप लोग रात को 3 बजे भी निपटा दोगे, नहीं? आओ एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं। ये वाला करो, देखें। यस, क्वेश्चन आपके सामने। हाँ जी, 5.9 कुछ समथिंग आएगा। द पेयर हैविंग सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट इज, द पेयर हैविंग सिमिलर मैग्नेटिक मोमेंट इज। और इस क्वेश्चन का मैं आपको दे देता हूं एक पोल। 30 सेकंड का पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ जी, पोल मैंने निपटा दिया, आपकी स्क्रीन पर है बेटा, पोल आप लोगों की स्क्रीन पर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। मैग्नेटिक मोमेंट सेम होना चाहिए, मतलब आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता है किसके पास सेम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है ना। आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है किसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है। आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहता है कि किसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है। और यार अनपेड इलेक्ट्रॉन की कैलकुलेशन अगर आपको करवानी पड़ रही है ना, तो मतलब ये शर्म की बात है, ऐसे मान लो, है ना। किसकी बात है? शर्म की बात है। क्योंकि अब तक तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आपकी चुटकी पे होना चाहिए, ऐसे चुटकी बजाय अनपेड इलेक्ट्रॉन निकाल लिए। आओ सर सी ऑप्शन पे टिक मार देते हैं। और लगभग 80% बच्चों ने सही जवाब दिया है। वेरी गुड, आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। एमएन जो है सर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सारी दुनिया जानती है, 25 होता है, एटॉमिक नंबर 25 होता है, तो AR 4:35 हो जाएगा। यस बोलो। और अगर Mn2+ की आप लोग बात करते हो तो सर Mn2+ का कॉन्फ़िगरेशन हो गया AR35। सर इसके पास नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 5 है सर। सर जो आयरन होता है Fe, उसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। यस सर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR 4:36 होता है। और अगर आप इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करना चाहते हो तो सर 2 तो इलेक्ट्रॉन 4s वाले जाएंगे और फिर D वाले जाएंगे 35। इसके पास भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है, और अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन सेम है इसका मतलब सर मैग्नेटिक मोमेंट भी सेम होगा। बहुत आसान, बहुत ही सिंपल। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हाँ, एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द एग्जांपल गिवन। एन एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज विच हैज हाईएस्ट सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज कॉपर। An element of first transition series with highest third ionization enthalpy is zinc. An element of first transition series with the lowest ionization enthalpy of lowest enthalpy of atomization is zinc. The last element of third transition series is cadmium. आपसे ये पूछा है, बताइए कौन सा इनकरेक्टली मैच्ड है। और मैं इस क्वेश्चन का पोल आपसे बिना पूछे आपकी स्क्रीन पर देना चाहता हूं। पोल आपकी स्क्रीन पर ये रहा। 30 सेकंड का पोल मैंने आपको निपटा दिया। जैसे ही आप चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, जैसे ही आप चारों ऑप्शन पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन खत्म हो जाता है। यस, चारों ऑप्शन आपने जैसे ही पढ़े, आपका ही क्वेश्चन ही खत्म हो गया, आपका ही क्वेश्चन ही खत्म हो गया। यस, जैसे ही चारों ऑप्शन पढ़ते हैं आपका क्वेश्चन हो गया खत्म। डी ऑप्शन पर मैं टिक मार देता हूं। अरे यार क्या बात कर रहे हो भाई, 66.6 पे कैसे आ गया बे? अबे गधों, एक बात बताओ, नलायकों, एक बात बताओ, जिंक, कैडमियम और मरकरी, ये है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, ये है सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, ये है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो भैया जी थर्ड ट्रांजिशन सीरीज जो है, कहता है लास्ट एलिमेंट जो है वो कैडमियम है। कहां से हो गया बे?
थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट, ये कैडमियम सेकंड ट्रांजिशन सीरीज का लास्ट एलिमेंट है। गलत है ना भैया? अरे गलत है ना भाई? और ये सारे, ये वाला पॉइंट लास्ट क्लास में बताया, ये वाला पॉइंट आज पढ़ा है, ये वाला पॉइंट आज पढ़ा है, ये सारी तीनों स्टेटमेंट सही है। डी ऑप्शन गलत है। बताओ कैसी बात कर रहे हो भाई? ये कैसे गलत कर दिया भाई तुम लोगों ने? यार तो बहुत ही गलत बात है। आओ, यस, बहुत बढ़िया। चलिए फिर अब इसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के बाद एक और, अब ना छोटी छोटी प्रॉपर्टीज आएंगी ना, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होंगी जो बहुत छोटी छोटी चिन्नू चिन्नू होंगी, ऐसे खत्म हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। उस प्रॉपर्टी का नाम है ऑक्सीडेशन स्टेट्स। क्या नाम है? ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा आप एक बात बताओ, क्या आप लोगों ने ऐसे सुना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है क्या? हैं जी, क्या आप लोगों ने ऐसा सुना है कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं? अरे ऐसा सुना सुना लग रहा है क्या? और अगर लग रहा है तो उसका रीजन कोई बता सकता है कि ऐसा क्यों हुआ, कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? सर इसका बहुत आसान रीजन है, बहुत सिंपल रीजन है, बहुत ही सिंपल। सर अगर इतना ही सिंपल है तो बता ही दो सर, क्या सिंपल है? क्या है सर रीजन? मैंने कहा सुन, जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स थे तूने उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा था? कहता है हाँ सर लिखा था, n-1d 1 से 10 ns 0 से 2। जनरली ऐसा होता है, जनरली ऐसा होता है, जो हम लोग एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट है उनमें ये पढ़ते हैं कि हमेशा बॉन्ड फॉर्मेशन में जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं, है ना? जनरली ऐसा ही होता है ना। लेकिन अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करूं तो यहां होता क्या है, ये जो वैलेंस शेल है और जो n-1d शेल है, जो n-1d है, इसके बीच ये जो एनर्जी का गैप है, इन दोनों के बीच एनर्जी का गैप काफी कम होता है। क्योंकि एनर्जी का गैप काफी कम है तो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ ये जो n-1d के इलेक्ट्रॉन्स हैं सर, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। और जितने इलेक्ट्रॉन्स डी सबशेल के बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे उनके अकॉर्डिंग इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी चेंज होती रहती है। एस ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक एलिमेंट, उनमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली आपको देखने को नहीं मिलती। उसका रीजन यही है सिर्फ कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहां पर आउटर मोस्ट शेल के साथ साथ जो अंदर वाले n-1d के ऑर्बिटल्स हैं, n-1d के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये भी बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच एनर्जी का गैप काफी कम होता है। और अगर ये बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सर फिर जो 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 आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट है सर वो भी चेंज हो जाएगी, वेरिएबल हो जाएगी। मुझे एक बात बताओ, ये आपके सामने 3.5 लाइन लिखी है, इसमें कोई भी दिक्कत हो, नहीं समझ में आई हो वो बता सकते हो, और अगर समझ में आ चुकी है तो आप मुझे डन लिख के बता सकते हो कि सर हो चुका है, आप आगे बढ़ जाइए, है ना? हो चुका है, आप आगे बढ़ जाइए। हाँ नहीं, कौन कौन, हाँ यस, देखो ये लिखा है ऊपर डेफिनेशन, ऊपर जो लाइन लिखी है उसमें देख लो, दीज एलिमेंट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज एनर्जी लेवल्स ऑफ 3d 4d एंड 5d are fairly close to that of 4s 5s and 6s, therefore in addition to ns electrons variable number of n-1d are also lost in getting various oxidation states। बिल्कुल सेम चीज लिखी है। बताओ बेटा, एक एक लाइन ना, एक एक लाइन जो आपके एनसीईआरटी की लिखी है या फिर आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन आपको मैं क्लास में बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना? ताकि कोई भी ऐसी चीज ना छूटे जो जो ऐसा लगे तुम्हें कि यार ये मेरी कॉपी में नहीं लिखी हुई है या यहां पर ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रखी है ना? समझ रहे हो मेरी बात को? वेरी गुड सर। अब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा वो ये आएगा कि सर ठीक है, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, लेकिन एक बात बताइए, कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? तो मैंने कहा आजा एक छोटा सा चार्ट बनवा देता हूं मैं तुझे, है ना? 3D सीरीज की बात करूंगा मैं, सिर्फ 3D की, है ना? 3D की ही हमें पढ़नी होती है। सर ये हो गया स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, एमएन, फिर कोई नहीं कहेगा जानू, है ना? ये एलिमेंट होते हैं, इनकी कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है? सर जो जिंक होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है बेचारा, +3। जो हमारा टाइटेनियम है ये शो करता है +2, +3 और +4। वेनेडियम जो शो करता है वो है +2, +3, +4, +5। जो हमारा क्रोमियम है वो शो करता है +2, +3, +4, +5 और +6।
जो आपका Mn है वो शो करता है +2, +3, +4, +5 और +6 और साथ में +7 भी। आप लोग एक चीज नोटिस करो, आप एक चीज नोटिस करो कि जब आप स्कैंडियम से Mn की तरफ जा रहे हो तो आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो बढ़ती जा रही है। दिख रहे हो आप लोग? दिख रहा है क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती जा रही है। इसके बाद आप लोग समझना, इसके बाद जो Fe होता है +2, +3, +4 और +6। जो कोबाल्ट होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2, +3, +4। निकल +2, +3, +4। कॉपर +1, +2 और जिंक सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, वो है +2। ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। आप एक चीज नोटिस करो, जैसे ही Mn के आगे जाओगे आपकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है धीरे धीरे कम होने लगती है। सिंपल है। क्यों? क्योंकि सर जब आप स्कैंडियम से क्रोमियम की तरफ जा रहे हो तो सर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो सर मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पार्टिसिपेशन होगा बॉन्ड फॉर्मेशन में और आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन जब आप Mn से आगे चलते हो तो सर हमारे पास नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होते हैं, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे, कम इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो सर ऑक्सीडेशन स्टेट भी कम होती जाएगी। ये सिंपल है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो बिल्कुल कि साहब ये तो कुछ अलग सी चीज आ गई है, ये तो सर हमें पता ही नहीं है। यस बोलो। हाँ, अरे ये लिखना है और क्या करना है? कह रहा है ये लिखना है क्या? है ना, कह रहा है सर ये लिखना है क्या? हाँ जी बिल्कुल लिखना है ये, है ना, ये नोट करना है। अब देखो, अब आप बोलोगे कि सर इनकी, ठीक है, Mn जो है उसकी +2 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल है, लेकिन सर क्या Mn जो है, हमने जो मैक्सिमम इसके कंपाउंड्स देखे हैं वो या तो सर हमने इसकी Mn2+ में देखे हैं या फिर Mn+7 में देखे हैं? मैंने कहा हाँ। अगर इसको शो करना होगा तो +2 से लेके +7 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन Mn जो मैक्सिमम कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है वो या तो Mn2+ में मिलेंगे आपको या फिर +7 में मिलेंगे। अगर मैं क्रोमियम की बात करूं, क्रोमियम +2 से लेके +6 तक सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है, लेकिन इसके जो मैक्सिमम कंपाउंड्स आपको मिलते हैं या तो +3 या फिर +6 में मिलते हैं। ये जिसपे मैं गोला बना रहा हूं ना, जिसपे मैं गोला बना रहा हूं वो इनकी मोर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेनेडियम आपको +5 में मिलेगा, टाइटेनियम +4 में मिलेगा, ये तो बेचारा +3 है तो अकेला +3 है। एफी के आपने मैक्सिमम कंपाउंड्स या तो +2 में देखे होंगे या +3 में देखे होंगे। जो कोबाल्ट है उसके मैक्सिमम कंपाउंड्स आप लोगों ने या तो +2 में देखे होंगे या +3 में देखे होंगे। यस, जो निकल है उसके मैक्सिमम कंपाउंड्स आप लोगों ने +2 में देखे होंगे, और कॉपर जो है वो +1 और +2 दोनों में कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। यस, हाँ बेटा ये याद करना है यार, ये बिल्कुल याद करना है। यस, और अगर कॉपर में फिर भी अगर आप कोई एक ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करना चाहो तो कॉपर के जो मैक्सिमम कंपाउंड्स होते हैं वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ, ये इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। अगर मैं Mn तक की मैं बात करूं ना, अप टू Mn, देखो अप टू Mn तक एक रूल फॉलो हो रहा है। कौन सा रूल फॉलो हो रहा है? कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर है वो किसके बराबर है? इज इक्वल टू नंबर ऑफ Ns प्लस N-1d इलेक्ट्रॉन्स। Mn तक ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। Mn तक ये वाला रूल फॉलो हो रहा है। कैसे? देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सर? ये होता है 4s2 3d1, ये हो गया 4s2 3d2, 4s2 3d3, 4s2 3d4 और 4s2 3d5। देखो Ns प्लस N-1d +3 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट +3, 2 + 2 4 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 4, 2 + 3 5 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 5, 2 + 4 6 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 6, 2 + 5 7 मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट 7। देख रहे हो? तो लेकिन ये जो रूल है वो सिर्फ और सिर्फ कहां तक फॉलो हो रहा है? Mn तक। इसके बाद नहीं फॉलो हो रहा। क्यों? क्योंकि इसके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है सर वो धीरे धीरे कम होने लगते हैं। बोलिए, बताओ यार।
अगर कोई तुमसे ये पूछे कि कौन कौन से एलिमेंट्स ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते, तो आप लोग नाम बोलोगे सर स्कैंडियम वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, और जो जिंक है वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। यस, हाँ, यहां 4:2 आएगा बेटा, 1 नहीं है, 4:2 है। ये दो एलिमेंट ऐसे हैं जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते। हालांकि देखो मैं आपको बताऊं, जनरली आपसे कोई ये नहीं पूछता कि कौन सा एलिमेंट कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है ना, ये नहीं पूछता है जनरली। क्वेश्चन इस पे जो जनरली पूछता है वो ये पूछता है कि बताइए कौन सा एलिमेंट है जो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, है ना, ये वाला एलिमेंट मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी शो कर सकता है। मतलब इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को। देख रहे हो तुम्हारी क्रोमियम में क्या हो गया, क्रोमियम में क्या हो गया, अच्छा ओहो ओहो, देख रहे हो, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, ORS1 3D5, है ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। ये मतलब समझ रहे हो तुम, तुम्हारी ताकत देख रहे हो तुम लोग, चाय आ गई भाई क्लास में एकदम से खट से, देख रहे हो हैं। चलो अगर नोट हो गया तो डन लिखो, फिर आगे चलते हैं, है ना। अगर नोट हो चुका है तो डन लिखिए, फिर आगे चलते हैं बेटा। इस पे क्वेश्चन किस तरह के बनते हैं मैं आपको बताऊंगा, है ना। इस पे क्वेश्चन इस तरह के बनते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा कौन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता, इस वाले एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी हो सकती है ना, इस तरह का क्वेश्चन आता है ना। हाँ, देख रहे हो, मतलब पावर देख रहे हो तुम लोग अपनी, तुम्हें अपनी क्षमताओं को तुम मतलब हल्के में आंक रहे हो, मैं बता रहा हूं तुम्हें, है ना। जैसे हनुमान जी थे ना, उनके पास खूब सारी ताकत थी, लेकिन जब तक उनको याद ना दिलाओ कि आप में इतनी ताकत है, तब तक उनको एहसास नहीं होता था, है ना। जब सीता जी को ले गया था रावण, है ना, और बीच में आ गया था क्या, समुद्र आ गया था, तो लोगों को ये था कि भाई उधर जाए कैसे, कैसे पता लगाया जाए। तब किसी ने भगवान को याद दिलाया हनुमान जी को कि भाई साहब आप उड़ सकते हो, आप पवन पुत्र हैं। बोले क्या बात कर रहे हो, बोले हाँ। और जब उनको याद आया कि हाँ यार मैं मतलब कैसा कर सकता हूँ ऐसा, है ना, उनको अपनी ताकत का एहसास हुआ, है ना, और लंका लांग दी, और मतलब समुद्र लांग दिया और चले गए लंका में, है ना। तो वैसे ही तुम लोगों, है ना, तुम्हें भी ताकत का एहसास नहीं है ना, तुम्हें अपनी ताकत याद दिलानी पड़ती है, समझ रहे हो। यस, हम्म, हाँ, नोट हो गया। आगे चलें अगर तुम लोग कहो तो, आ जाओ। देखो, अच्छा एक बात बताओ, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट पूरी पीरियोडिक टेबल में दो एलिमेंट होते हैं जो शो करते हैं, रुथीनियम और ओस्मियम, RuO4 OsO4 में ऑक्साइड की फॉर्म में, have a maximum oxidation state which is highest oxidation state shown by any element। समझ रहे हो, है ना, नोट करो इसको। हाँ हाँ हाँ, ये दो एलिमेंट है, एक पॉइंट लिख रहा हूं, और जैसे ही मैं पॉइंट लिखूंगा तुम्हें बहुत सारी बातें याद आ जाएंगी। जैसे मैं ये वाला पॉइंट लिखूंगा आपको बहुत सारी चीजें याद आ जाएंगी। इससे कुछ कुछ कहानी याद आई आपको, सेटिस्फाइड बाय फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, इससे कुछ कुछ कहानी याद आई आपको। ये वाला स्टेटमेंट मैं शायद पहली बार नहीं बोल रहा हूं, है ना, ये वाला जो स्टेटमेंट है मैं बहुत बार बोल चुका हूं। यस, ये स्टेटमेंट मैं काफी बार बोल चुका हूं, अगर आपको याद हो तो। अरे बोलो यस। कहता है कि जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको कौन सेटिस्फाई करता है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन। क्यों, है ना, मैं आपको बता चुका हूं ये रीजन। क्योंकि फ्लोरीन क्यों करता है, क्योंकि सर फ्लोरीन की जो साइज होती है सर वो बहुत छोटी होती है, साइज बहुत छोटी है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
और दूसरी चीज स्टेरिक क्राउडिंग भी नहीं होती। फ्लोरीन के साथ ऐसा क्यों होता है? फ्लोरीन क्यों मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर पाता है? बिकॉज ये कहता है मैं तेरे पास मल्टीपल बॉन्ड बनाऊंगा, है ना, मैं तेरे से कौन सा बॉन्ड बनाऊंगा? मल्टीपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करूंगा। तो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली कौन शो करता है? किसके साथ शो होती है? या तो फ्लोरीन के साथ या फिर ऑक्सीजन के साथ। लेकिन अगर कोई आपसे ये पूछे कि दोनों में से ज्यादा सुपीरियर कौन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने में, है ना, हाँ पिघल जाता है। फ्लोरीन और ऑक्सीजन को देख के सब पिघल जाते हैं। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई फ्लोरीन भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई कर रहा है, ऑक्सीजन भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों में से ज्यादा सुपीरियर कौन है मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट सेटिस्फाई करने में, तो मैं बोलूंगा ऑक्सीजन इज मोर सुपीरियर, है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई करने में ऑक्सीजन की सुपीरियरिटी ज्यादा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन, है ना, बिकॉज ऑफ मल्टीपल बॉन्ड फॉर्मेशन। नहीं, ऑक्सीजन है बेटा, ऑक्सीजन है। अबे अबे यार, यहां से देखो तो सही, यहां से तुम्हें दिख नहीं रहा क्या कि रुथेनियम जो और ऑस्मियम जो है वो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट किसके साथ शो कर रहे हैं? ऑक्सीजन के साथ शो कर रहे हैं। इसका मतलब ज्यादा 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 सुपीरियर कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ ना यार। कोई बोल ही नहीं रहा यार। अरे ज्यादा सुपीरियर कौन हुआ? ऑक्सीजन हुआ ना। कैसी बात कर रहे हो यार? यस। अच्छा, एक चीज आपने और नोटिस करी, आपने एक चीज और अगर नोटिस करी हो, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है, एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन बनता है बोर्ड एग्जाम में, और वो आपसे पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स और डी ब्लॉक एलिमेंट में अलग अलग होता है, एक्सप्लेन, समझाइए, है ना। एक स्टेटमेंट दे देगा आपको कि ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है सर वो डिफरेंट डिफरेंट होता है किस किस में? आपके पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में। इसको समझाइए, है ना। तो आप इसको समझा सकते हो। देखो, अगर आपको याद हो पी ब्लॉक एलिमेंट में, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ करती थी उसमें 2 यूनिट का डिफरेंस हुआ करता था। आपको याद है? जैसे हम लोग ग्रुप 13 की बात करते थे, +1 +3, 14 की बात करते थे +2 +4, 15 की बात करते थे +3 +6, 16 की बात करते थे +2 +4 +6, 17 की बात करते थे +1 +3 +5 +7। वहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में 2-2 यूनिट का डिफरेंस हुआ करता था, याद है आपको? लेकिन यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेक करो कितना यूनिट का डिफरेंस है, 1-1 यूनिट का डिफरेंस है। देख रहे हो आप लोग, है ना। तो पहला तो डिफरेंस ये है, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो वेरिएशन है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। पहला डिफरेंस ये है कि वहां पर जो डिफरेंस आता था ऑक्सीडेशन स्टेट में वो 2 यूनिट का होता था, यहां 1 यूनिट का है ना। 1-1 यूनिट का ऑक्सीडेशन स्टेट में डिफरेंस है कि +2 +3 +4 +5। वहां पर हम लोग लिखते थे या तो +1 या फिर +3 या +2 या फिर +4 या +2 +4 +6 +1 +3 +5 +7। याद आया? एक और चीज और याद करो, हम लोग ये कहते थे पी ब्लॉक एलिमेंट में कि जब आप डाउन द ग्रुप जाते हो, डाउन द ग्रुप जाने पर जो स्टेबिलिटी है हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती थी, सॉरी डिक्रीज करती थी। क्या आपको याद है? पी ब्लॉक एलिमेंट्स के केस में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डाउन द ग्रुप जाने पर डिक्रीज करती थी। लेकिन 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 मैं आपको बताऊं, अगर आप डी ब्लॉक एलिमेंट की बात करोगे तो लिखता है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ 4D एंड 5D सीरीज एलिमेंट्स आर जनरली मोर स्टेबल देन दोज ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ 3D सीरीज। समझ रहे हो आप लोग? अगर कोई आपसे ये पूछे ना कि क्रोमियम है, क्रोमियम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, मोलिब्डेनम की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट और टंगस्टन की +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, कौन ज्यादा स्टेबल है ना, किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो बता आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे सर ये 3D सीरीज का एलिमेंट है, ये 4D सीरीज का एलिमेंट है और ये 5D सीरीज का एलिमेंट है। अगर ये पी ब्लॉक एलिमेंट होता तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हम लोग लिखते डाउन द ग्रुप जाने पर हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डिक्रीज करती है, लेकिन यहां पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज करती है। यहां उल्टा हो रहा है। वहां पर डिक्रीज क्यों करती थी? डिक्रीज इसलिए करती थी क्योंकि वहां इनर्ट पेयर इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता था, है ना। इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से ऐसा होता था। सर यहां पर ऐसा क्यों है? फिर यहां डाउन द ग्रुप जाने पर इंक्रीज क्यों कर रही है? मैंने कहा बेटा याद कर, याद कर तू। अगर मुझे 3D 4D और 5D में Z इफेक्ट, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का ऑर्डर लिखना हो तो क्या यही ऑर्डर होगा? बिल्कुल ऑर्डर होगा। और अगर तू याद कर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जब ज्यादा होता था तो तेरा जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है डेल्टा, उसकी वैल्यू ज्यादा होती थी, और जब डेल्टा ज्यादा होता था तो तेरा जो कॉम्प्लेक्स है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती थी। अरे बेटा ये सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है? जल्दी बता दे, ये सुना सुना लग रहा है या सुना सुना लग रहा है?
क्या तुझे ये याद है? क्या तुझे ये याद है कि ये वाला पॉइंट मैंने तुझे समझाया था? बेटा बोलना पड़ेगा, क्या ये तुझे याद है? और इसी वजह से पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाने के बाद अगर डी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ाया जाए तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को समझने में आसानी होती है। यस, डाउन द ग्रुप जा रहे हो आप, जेड इफेक्ट बढ़ रहा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो डेल्टा बढ़ेगा, है ना, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, और अगर डेल्टा बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स बढ़ेगा। और इसी वजह से डाउन द ग्रुप जाने पर जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रही है। मेरा क्वेश्चन आपसे एक और, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जाम में, मैं आपको बता रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे और बढ़िया क्वेश्चन पता है क्या बन सकता है? आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि क्रोमियम +6, मोलिब्डेनम +6 और टंगस्टन +6, बताइए ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी सबसे ज्यादा है? कौन सबसे जबरदस्त ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? हां बताओ जरा। यस, कौन सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? इनमें से बताइए, इन तीनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? इन तीनों में से अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है? यस, वेरी गुड बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो ये वाला है। अरे भैया एक बात बताओ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का क्या होगा? सर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का खुद का रिडक्शन होगा। और टंगस्टन कहता है भाई मैं तो रिड्यूस नहीं होना चाहता, क्यों? कहता मेरी तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा स्टेबल है। क्रोमियम कहता है मेरी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे कंपैरिजन में कम स्टेबल है, तो मैं बड़े आराम से रिड्यूस हो जाऊंगा, मैं Cr3+ में कन्वर्ट हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट तुम्हारे कंपैरिजन में कम स्टेबल है। तो मैं +6 से +3 में जा सकता हूं, टंगस्टन +6 को लेके बैठा रहेगा, बोलेगा मेरी +6 ज्यादा स्टेबल, तो मैं +3 में नहीं जाऊंगा। अरे भाई अगर तू +3 में नहीं जाएगा, तेरा रिडक्शन नहीं होगा, तो तू अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं हो सकता। इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय इसके कि आप रटने बैठो कि ये +2 है, +3 +4 +5 +6 इतनी शो करेगा, ये इतनी शो करेगा, इतनी शो करेगा। ये लॉजिक्स हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, है ना। अगर नोट कर लो तो डन लिख देना, फिर हम लोग आगे चलेंगे। यस, आप लोग समझे कि नहीं समझे? कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है यार, कितना जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। आप समझो, आप इस बात को बताओ, है कि नहीं? बोलो बोलो, है कि नहीं जबरदस्त कॉन्सेप्ट? अच्छा है कि नहीं बताओ जरा, पक्का ना? बहुत ही बढ़िया सर, वेरी गुड। अब इसके बाद एक छोटा सा स्टेटमेंट और लिखा हुआ है, हालांकि ये स्टेटमेंट इतना ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, और ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही रिलेटेड है ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से ही रिलेटेड है। क्या कहता है कि लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड। लेकिन ये स्टेटमेंट एक बार जेई में पूछा गया था, एज इट इज ऐसा ही स्टेटमेंट जेई ने पूछा, ये स्टेटमेंट उठा के दे दिया कि ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड व्हेन अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज लिगेंड्स capable of pi acceptor character in addition to the sigma bonding, जिनको आप लोग पाई एसिड लिगेंड्स बोलते हो। याद है तुम्हें? सिग्मा लेना, सिग्मा देना, सॉरी, है ना, एक लिगेंड है जो सिग्मा दे रहा है और पाई ले रहा है। पाई एसिड लिगेंड्स, इनको पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स भी कहते थे। सिग्मा डोनर, पाई एक्सेप्टर लिगेंड्स, एग्जांपल आपके सामने है CO कार्बोनाइल। और ये तो आप भूल ही नहीं सकते, मैंने आपको पढ़ाया था बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स, याद आया कुछ? सिनर्जिक बॉन्डिंग हम लोग वहां पढ़ते थे। पाई एसिड लिगेंड्स आप लोग बिल्कुल कह रहे हो। तो ये कहता है कि जहां पर ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हो, है ना, ऐसे लिगेंड्स प्रेजेंट हो कि जो पाई एक्सेप्टर कैरेक्टर रखते हो, वहां पर जो हमारा सेंट्रल एटम होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आपको लोअर ऑब्जर्व होती है ना, लो ऑक्सीडेशन स्टेट आपको ऑब्जर्व होती है। जैसे मान लो NiCO4 है, इसमें मैं आपसे पूछूं निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 0 है। अगर मैं तुमसे पूछूं FeCO5 में Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? आप बोलोगे 0 है सर, है ना। तो कहता है कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट वहां ऑब्जर्व होती है जहां पर लिगेंड आपका किस तरह का हो? लिगेंड ऐसा हो जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी रखता हो, जो पाई एक्सेप्टर टेंडेंसी रखता हो। मेरे हिसाब से ठीक है, बहुत आसान स्टेटमेंट है, सिंपल स्टेटमेंट है। जे ने पूछा कि ये स्टेटमेंट सही है या फिर गलत है, आप लोग बोलोगे एनसीईआरटी में लिखा है, और अगर एनसीईआरटी में लिखा है इसका मतलब ये स्टेटमेंट गलत भी है अगर, तो हमारे लिए सही है। नोट कर लीजिए इसको, डन लिख दीजिए।
यस, हाँ, समझाया था ना, एक हाथ से देना और दूसरे हाथ से लेना, लेना, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। यस, तो सर ये एक और प्रॉपर्टी थी, एक और प्रॉपर्टी थी जिसका नाम था ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और वो प्रॉपर्टी भी हमने निपटा दी है। अब इसके बाद कुछ छोटी छोटी और प्रॉपर्टीज हैं जिनके बारे में हम लोग देख लेते हैं, और उन छोटी छोटी प्रॉपर्टीज में से एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है अलॉय फॉर्मेशन। ये बाय प्योर थ्योरी है, प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है, प्योर थ्योरेटिकल टॉपिक है अलॉय फॉर्मेशन। मेरे हिसाब से अलॉय आप सब लोग जानते हो यार, है ना। अलॉय क्या होते हैं? अलॉय होते हैं साहब होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, है ना। अलॉयज आर होमोजीनियस मिक्सचर, है ना, जहां पर मेटल जो है वो दो मेटल के जो एटम्स हैं वो एक दूसरे के साथ रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ना, आपने उनको मिक्स कर दिया। अलॉयज में बी होमोजीनियस सॉलिड मिक्सचर, solid solution in which the atoms of one metal are distributed randomly among the atoms of other, है ना। alloys मेरे हिसाब से उन्हीं को बोलते हो आप लोग। जैसे जैसे आपके सामने एग्जांपल लिखा है कि एक अलॉय है, लेट से ब्रास, ब्रास किससे मिलके बना है? कॉपर और जिंक से मिलके बना है ना। तो एक मेटल कॉपर था, दूसरा जिंक था, आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इनका एक होमोजीनियस मिक्सचर बन गया, और ये जो होमोजीनियस मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एज अलॉय। जनरली अलॉय का फॉर्मेशन तब होता है, इन एटम्स की इंटरमिक्सिंग तब अच्छे से होती है ना, इनकी इंटरमिक्सिंग तब अच्छे से होती है, इनका सॉल्यूशन होमोजीनियस मिक्सचर तब अच्छे से बनता है जब इन एटम्स की साइज लगभग बराबर होती है ना। आप याद कीजिए, जब हम लोग 3D सीरीज में लेफ्ट टू राइट जाते थे तो पहले साइज डिक्रीज करता था हल्का सा, फिर साइज लगभग सेम रहता था, और फिर साइज इंक्रीज करता था। तो जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं उनकी साइज में एकदम से ऐसा कोई रैंडम डिफरेंस नहीं आता, ऐसा नहीं होता कि एक बहुत छोटा हो जाता है, एक बहुत छोटा, एक बहुत कम हो जाता है। तो क्योंकि इनकी साइज लगभग सिमिलर होती है ना, इसी वजह से ये बड़े आराम से अलॉयज का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। ये बड़े आराम से अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। देखो ये लिखता है कि सच अलॉयज आर फॉर्म्ड बाय एटम्स विद मेटालिक रेडियस दैट आर विद इन 15% ऑफ ईच अदर। मतलब ये एक डेटा है, ऐसा नहीं है कि आपको ये याद रखना है, ये डेटा आपको ये समझाना चाहता है कि जब लगभग सिमिलर साइज होती है ना, जब एलिमेंट्स की साइज लगभग सिमिलर होती है तब जाके अलॉय बनता है। और सिमिलर का मतलब क्या है कि एक की रेडियस दूसरे की रेडियस के 15% से ज्यादा या 15% से कम नहीं होना चाहिए। मतलब दो एलिमेंट की अगर रेडियस में डिफरेंस 15% का है तो वो आपस में आराम से अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना, अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाँ, अलॉय से बहुत सारी चीजें बनती है बेटा, व्हील से नहीं बनते, अलॉय से बहुत सारी चीज बनती है। बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियस, है ना, बिकॉज ऑफ सिमिलर रेडियस एंड अदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स अलॉयड आर रेडिली फॉर्म्ड बाय दीज मेटल्स, है ना। क्योंकि इनकी जो साइज है वो लगभग सिमिलर है और इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो भी लगभग सिमिलर होती है, इस वजह से बड़े आराम से अलॉय का फॉर्मेशन कर सकते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। ये जो अलॉयज होते हैं वो बहुत हार्ड होते हैं और इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी काफी हाई होता है। आपके सामने दो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, ब्रास और ब्रोंज, है ना। ब्रोंज किससे मिलकर बना है? कॉपर और टिन से मिलकर बना है ना। और डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज में आप इनको देखते ही हो। यस, मेरी बात समझे क्या? हाँ, तो अब ये जो चीज है ना इसको आप लोग घर से लिख लेना भाई, है ना। इसको आप लोग पेज छोड़ देना, है ना। अब अभी क्या होगा ना, अगली जो 4-5 स्लाइड है वो काफी थ्योरेटिकल स्लाइड्स हैं, तो उनको मैं चाहता हूं आप लोग अपने घर से ही लिख लें, है ना। मैं कुछ एग्जांपल्स हैं जो अलॉयज के आप लोगों को देना चाहता हूं, है ना। कुछ एग्जांपल्स हैं जो मैं आप लोगों को अलॉय के देना चाहता हूं। देखिए आपके सामने है ब्रास, ब्रॉन्ज, ये तो लिखा ही है। गन मेटल, है ना, गन मेटल जो होता है ना, गन मेटल उसमें कॉपर, टिन और जिंक होता है, उनका परसेंटेज भी आपके सामने लिखा है। जर्मन सिल्वर, है ना, जर्मन शेफर्ड नहीं है बेटा, ये जर्मन सिल्वर है, उसमें कौन कौन प्रेजेंट होता है? कॉपर, जिंक और निकल होता है ना। बेल मेटल, जो घंटी बनाई जाती है ना, घंटी, स्कूल में देखा होगा, छोटे थे, है ना, छोटे बच्चे थे जब आप लोग स्कूल में, जैसे छुट्टी होती थी या फिर जैसे पीरियड चेंज होता था मास्टर जी घंटी बजाते थे। और आज भी कुछ जो स्कूल्स हैं, कुछ गवर्नमेंट स्कूल्स में जनरली आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, एक क्लास, पहली क्लास हुई 1 घंटी बजेगी, चौथी क्लास हुई 4 घंटी बजेगी, है ना, छुट्टी होगी तो टन 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 टन, वो गन मेटल ये होता है ना। और ये रहा स्टेनलेस स्टील, है ना, स्टेनलेस स्टील जो होता है उसमें ये वाली आपकी मेटल्स प्रेजेंट होती है। यस, मेरी बात समझे? हाँ, तो ये चीज है। परसेंटेज भले ही आप लोग ना याद रखें, है ना, परसेंटेज भले ही आप लोग याद ना रखें, आपको मोटा मोटा ये पता होना चाहिए कि यार इसमें कौन कौन सी मेटल्स प्रेजेंट होती है ना, इसमें कौन कौन सी मेटल्स प्रेजेंट होती है, ये आप लोग ध्यान में रख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। तो ये अलॉय फॉर्मेशन में इतना ही ध्यान रखना है बेटा, है ना। ये बहुत छोटी छोटी सी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे मैं आपको बात करना चाहता हूं फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स पे।
है ना। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, अगर आपको याद हो हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़ लिया है ना। हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमने ये पढ़ा था कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं ना, पढ़ा था ना अगर आपको याद हो तो। यस यस पढ़ा था ना। कॉम्प्लेक्स जो कंपाउंड थे उसमें मैक्सिमम कौन से एलिमेंट थे, डी ब्लॉक एलिमेंट ही तो थे। अगर कोई आपसे ये पूछे कि भाई साहब ऐसा क्यों होता है कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स जनरली कॉम्प्लेक्स क्यों बनाते हैं, तो आप लोग बोलोगे कि भैया इसका रीजन है कि इनकी जो साइज होती है सर वो छोटी होती है ना सर, छोटी साइज होती है और इनका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो बहुत ज्यादा होता है, और सर इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, अवेलेबिलिटी होती है, किसकी, अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स, है ना। इनके पास क्या प्रेजेंट होते हैं सर, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स प्रेजेंट होते हैं, जिसमें लिगेंड अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो वो इलेक्ट्रॉन बड़े आराम से अपने वैकेंट ऑर्बिटल में रख सकते हैं, है ना। तो ये आपसे स्कूल एग्जाम्स में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं वो बहुत आराम से और बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करते हैं, इसका रीजन क्या है, तो आप लोग रीजन ये लिख के लाओगे कि इनकी साइज बहुत छोटी होती है, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा होता है, और सर इनके पास डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल होते हैं। दैट्स वाई ये बहुत आराम से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन कर सकते हैं, है ना। तो ये आपके सामने 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, एक बार के लिए आप इन दोनों पॉइंट को अपनी सरसरी निगाहों से देख लो, है ना, सरसरी नजर से देख लो, फिर आगे चलेंगे। यस फिर आगे चलेंगे, एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ेंगे और फिर उसके बाद आज की जो क्लास है उसको हम लोग खत्म कर देंगे, है ना। एक छोटा सा पॉइंट और पढ़ेंगे जिसका नाम होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, है ना। हाँ डन, देख लिया, वही लिखा है बेटा जो मैंने बोला है ना, मैंने जो आपको समझाया दादा वही लिखा है आपके सामने, कुछ और नहीं लिखा हुआ। ठीक है आगे चले भाई, आगे चले दादा। सर इसके बाद एक और चीज आती है वो है फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे ये बताने की जरूरत है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? क्या आप लोगों ने पढ़ा इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? सर देखो इंटरस्टिशियल का तो पता नहीं, हमने ये जरूर पढ़ा है कि जो सॉलिड्स होते हैं ना उनका अपना एक फिक्स लैटिस होता है ना। सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ ऐसे फिक्स अरेंजमेंट में अरेंज रहते हैं, है ना। और ये जो फिक्स अरेंजमेंट है सर दुनिया इसको लैटिस बोलती है सर। लेकिन सर जब लैटिस का फॉर्मेशन होता है ना सर, तो बीच में देखो कुछ वैकेंट स्पेस ऐसा होता है जो बच जाता है। देखिए ये स्पेस ऐसा है जहां पर जो खाली है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉइड बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है बेटा, वॉइड बोला जाता है, खाली जगह को वॉइड बोला जाता है। और होता क्या है, ये जो वॉइड होती है ना, इस वॉइड के अंदर आपके छोटे छोटे एटम जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, बोरोन हो गया, ये छोटे छोटे एलिमेंट्स इन वैकेंट्स जो स्पेस होते हैं उसको ऑक्यूपाई कर सकते हैं। और अगर इन वैकेंट स्पेस में इनको वॉइड्स भी बोला जाता है, इनको इंटरस्टिशियल साइट्स भी बोला जाता है। इन इंटरस्टिशियल साइट्स में अगर ये छोटे एलिमेंट प्रेजेंट हो तो ये जो कंपाउंड बनेगा दिस विल बी कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल कंपाउंड, है ना। इसको क्या बोला जाएगा, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बोला जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो देखो ये लिखा है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज, है ना, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स आर दोज व्हिच आर फॉर्म्ड व्हेन स्मॉल एटम्स लाइक हाइड्रोजन, कार्बन और नाइट्रोजन आर ट्रैप्ड इनसाइड द क्रिस्टल लैटिस ऑफ मेटल्स, है ना। ये मेटल का लैटिस है और मेटल के लैटिस में छोटी छोटी जगह स्पेस खाली है और उस स्पेस में कौन प्रेजेंट है, छोटे एटम्स प्रेजेंट है, इंटरस्टिशियल साइट में छोटे एटम्स प्रेजेंट है। सो इसको मैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड नाम दूंगा। कहता है कि ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड होती है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं। ऑब्वियस सी बात है, इसमें एटम्स का कोई फिक्स रेशियो होता ही नहीं है। अब कोई ये ना थोड़ी बोलेगा कि भाई हाइड्रोजन एक ही आया है, 2 आए, 4 आए, कोई फिक्स रेशियो नहीं है, किसी भी रेशियो में ये एटम्स आ सकते हैं। तो ये नॉन स्टोइशियोमेट्रिक होते हैं और नीदर आयनिक नोर कोवलेंट होते हैं ना। और इनके एग्जांपल आपके सामने लिखे हुए देखिए, यहाँ पर कार्बन आया, यहाँ नाइट्रोजन आया, यहाँ हाइड्रोजन आया, देखो ये रेशियो फिक्स नहीं है ना। इस तरीके का नॉन स्टोइशियोमेट्रिक कंपाउंड्स होते हैं। यस ये एक एक 2-2 नंबर के क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे स्कूल एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स, यस, एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। तो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज हैं बेटा, ये प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है ना। ये जो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज हैं ये इंपॉर्टेंट है। मैं आप लोगों से ये चाहता हूं इन प्रॉपर्टीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखें, है ना, बिल्कुल ध्यान रखें। इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन बनता है और जे ने इन प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन पूछा भी है।
यस, इन पे क्वेश्चन पूछा भी है। देखिए क्या कहता है, लिखता है कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है, हायर देन दोज ऑफ प्योर मेटल्स, है ना। इनका मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल से भी ज्यादा हो जाता है ना, क्योंकि क्योंकि जो खाली जगह थी उसमें कौन आ गया, एटम आ गया, डेंसिटी बढ़ गई, पैकिंग एफिशिएंसी बढ़ गई, इस वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है। दे आर वेरी हार्ड, सम बोराइड्स अप्रोच डायमंड इन हार्डनेस, है ना। बोराइड्स मतलब जो बोरोन के इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं ना, इनकी हार्डनेस कहां तक अप्रोच करती है, आपका जो डायमंड है वहां तक अप्रोच करती है। यस, कहता है दे रिटेन मेटालिक कंडक्टिविटी, यानी ये अपनी मेटालिक कंडक्टिविटी को रिटेन रखते हैं। देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये जो आपका एलिमेंट है, ये एलिमेंट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये छोटी वाली इंटरस्टिशियल साइट को आके ऑक्यूपाई तो कर लेता है, लेकिन बाकी कोई छेड़खानी नहीं करता, बाकी कोई छेड़खानी नहीं करता, है ना। इसी वजह से मेटालिक कंडक्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, एंड दे आर केमिकली इनर्ट, है ना। ये कैसे होते हैं, केमिकली इनर्ट होते हैं। इन प्रॉपर्टीज पे जेई ने क्वेश्चन पूछा है, मैं फिर बोल देता हूं, और इन प्रॉपर्टीज के बारे में सीबीएसई ने पता नहीं कितने क्वेश्चन पूछ लिए, पता नहीं कितनी बार क्वेश्चन पूछ लिया कि व्हाट आर इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ये प्रॉपर्टीज अगर आप लोग लिख के लाते हो, आते हो, ये डेफिनेशन अगर आप लोग लिख के आते हो, आई कैन गारंटी यू जो एग्जामिनर होगा वो इतू सा भी नंबर नहीं काट सकता, और वो आप से इंप्रेस हो जाएगा, खुश हो जाएगा, बोले बच्चे ने क्या एकदम गजब चीज लिखी है ना, याद तो है मतलब। हाँ, ये बोर्ड के सिलेबस में, ये आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, है ना, ये आप लोग चाहो तो याद रख सकते हो, ना भी याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। ये जो पॉइंट है वो ये कहता है कि अगर आप हार्डनेस की बात करोगे, मेल्टिंग पॉइंट, बोल्टिंग पॉइंट की बात करोगे, तो जो आपका इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स होते हैं उनकी ज्यादा होती है। डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी की बात करोगे तो जो प्योर कंपाउंड्स हैं उनकी ज्यादा होते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड के कंपैरिजन, है ना। लेकिन मतलब ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है सर, तो बस आज के लिए यहीं पर विराम दिया जाए। आज आपको डीपीपी नंबर 1 मिलेगा, है ना। दिल खोल के डीपीपी नंबर 1 कीजिएगा, बढ़िया ढंग से रिवीजन कीजिएगा। यस, बहुत जबरदस्त रिवीजन करना आपको। और आप लोग चाहो तो आपका जो मॉड्यूल है ना, जो पीडब्ल्यू का मॉड्यूल है, उसमें से आप जो प्रारंभ सीरीज है, प्रारंभ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 1 से लेके 15 तक निपटा सकते हो, है ना, आप लोग अगर चाहो तो। बस आज के लिए इतना ही। अब देखो मैं आपको बता दूं कि कल वाले जो सेशन है ना, कल मैं क्या करूंगा, एक सेशन रिकॉर्ड करूंगा, और वो रिकॉर्डेड सेशन कोशिश करूंगा मैं कल दोपहर या कल शाम तक वो रिकॉर्डेड सेशन डलवा दूं, है ना। बच्चा ये पूछ रहा है मेरे से कि सर डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कितने लेक्चर में कंप्लीट होगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट 4 लेक्चर में कंप्लीट होगा। 4 में से 2 लेक्चर हो चुके हैं, 1 लेक्चर में आपको रिकॉर्डेड दे दूंगा, है ना, 1 लेक्चर और हो जाएगा, निपट जाएगा सिलेबस, है ना। तो लेकिन जो भी इसका रिकॉर्डेड सेशन आए आपके पास, है ना, मेरी आप सब लोगों से हाथ जोड़ के यही विनती है, उस रिकॉर्डेड सेशन को अच्छे से देखें। अगली क्लास में मैं कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। किससे रिलेटेड होंगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड होंगी। और मैं गारंटी दे रहा हूं वो कॉन्सेप्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जब आप लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेट करोगे ना, और उस कॉन्सेप्ट को समझोगे, मैं कह रहा हूं मजा आ जाएगा तुम्हें। यस, मजा आ जाएगा, आई कैन गारंटी यू। अगर उसको समझ लिया तुमने, तुम देखोगे क्या गजब खूबसूरती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। वहां पर हम लोग एसआरपी की बात कर रहे होंगे, इसका एसआरपी कम है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एसआरपी ज्यादा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसमें कन्वर्ट होगा, इसमें नहीं होगा। बहुत शानदार कॉन्सेप्ट होगा जो मैं आपको रिकॉर्डेड सेशन दूंगा, उसमें आपको मिलेगा। यस, डन है। तो लेकिन उसको रिवाइज यार अच्छे से कर लेना आप लोग, है ना, बहुत बढ़िया ढंग से रिवीजन करना, क्योंकि वो बहुत ही जरूरी है। पढ़ के आना, है ना, नेक्स्ट क्लास में आने से पहले कुछ छूट गया तो फिर कहानी गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, डन है। हाँ, कोशिश करेंगे, अगर मान लो मैं 2 रिकॉर्ड कर पाया तो 2 दे दूंगा, और अगर 1 रिकॉर्ड कर पाया तो 1 ही मिलेगा, है ना। इसके बाद हम लोग एक ही चैप्टर बचा हमारे मेंस के सिलेबस का, और वो है सॉल्ट एनालिसिस। सॉल्ट एनालिसिस पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, चलो बस आज के लिए इतना ही करते हैं। नेक्स्ट सेशन में आपसे वापस मुलाकात होगी। सारे लोग अपना ख्याल रखें, खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, और पढ़ाई जरूर करते रहें, क्योंकि काम पढ़ने से चलेगा, सिर्फ मुस्कुराने से नहीं। नेक्स्ट क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल।